शुरू करते हैं। तो ये जो पहला जो प्रश्न है वो बिहार में महिला सशक्तिकरण है। ये देखेंगे कि ये 8 मार्क्स का ही है। 8 मार्क्स 7 मार्क्स ऐसे ही आते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो 4-5 सवाल आ रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि ये 8 मार्क्स का है। कहने का मतलब है आपको 80 से 90 शब्द आपको लिखने हैं। अगर पेज के हिसाब से देखेंगे तो जो आपका जो नोटबुक है उसका एक पेज आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक पेज इतना जो लेंथ है, इससे ज़्यादा आप नहीं लिखिएगा। जो पहले पार्ट में जो आते हैं सवाल उसमें फर्स्ट पेज में आपका एक पेज से ज़्यादा लिखेंगे तो फिर बाकी का आपका समय बर्बाद होगा। तो आंसर 80 वर्ड्स एक ही पेज में आपको लिखना है। अब ये तो ऐसा टॉपिक है, इसके ऊपर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें आपको कितनी चीज़ें लिखनी है, क्या नहीं लिखना है, ये आप लोगों को थोड़ा सा देखने वाली बात है। किस चीज़ को लिखना है, किस चीज़ को छांटना है। तो आप महिला सशक्तिकरण को कुछ पार्ट्स में बांट सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे 2-4 स्कीम के नाम लिख देंगे कि बिहार सरकार ने ये कदम उठाया है, और उससे ज़्यादा का आपके पास स्कोप भी नहीं है। तो बिहार सरकार ने ठीक है बहुत सारे कदम उठाए हैं, लेकिन आप इसको साइंटिफिक तरीके से अगर बांट के पढ़ेंगे, चीज़ों को 2-4 पार्ट में बांट देंगे तो चीज़ें आपकी आसान हो जाएगी। मैं आपको उसी में हेल्प करूंगा कि इसको आपको लिखना कैसे है। तो महिला सशक्तिकरण के कई सारे आयाम हैं, पहलू हैं, डायमेंशंस जिसको बोलते हैं हम लोग। उसमें सबसे पहला डायमेंशन जो आप लोग पढ़ते हैं, जैसे जीएस के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं आप लोग, जैसे पॉलिटी है तो आप राजनीतिक दृष्टिकोण से लिख सकते हैं, राजनीतिक। इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, आर्थिक। समाज परिवर्तन भी है तो सामाजिक। और एक चौथा पहलू आप जोड़ सकते हैं, वो है शैक्षणिक। अब ये काम आपको करना है कि कौन सी स्कीम को इसके अंदर दिखाना है, कौन सी स्कीम को इसके अंदर दिखाना है, कौन सी स्कीम को इसके अंदर दिखाना है, कौन सी स्कीम को इसके अंदर दिखाना है। अगर एक एक एग्जाम्पल भी अगर आप लिख के बढ़ जाते हैं तो आपका काम हो गया। तो इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो ऐसे लिखने में भी मदद होगी आपको। अगर महिला सशक्तिकरण पे ऐसे आ जाता है तो आपके पास 4 डायमेंशन है, चारों पे 2-2 पैराग्राफ तो जरूर लिख सकते हैं। 8 पैराग्राफ ऐसे ही तैयार हो गए आपके। अब आपको एक ही पेज में लिखना है। फिर भी मैं यही बोलूंगा कि 2-3 लाइन इस पे लिखिए, 2-3 लाइन इस पे, 2-3 लाइन इस पे, 2-3 लाइन इस पे। अगर लिख देंगे तो हो जाएगा। अब आप देखिए जो स्कीम्स हैं, राजनीतिक में आप क्या लिख सकते हैं। राजनीतिक में सबसे महत्वपूर्ण 50% आरक्षण कहां पे? हाँ, पंचायती राज में। और बिहार सरकार सबसे पहली सरकार है जिसने ये काम किया है। तो लोकल गवर्नमेंट में, लोकल बॉडीज में, पंचायती राज ही नहीं, नगर निकायों में भी, म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज में बिहार सबसे पहले क्या किया, 50% आरक्षण दिया है महिलाओं के लिए। और ये राजनीतिक का पार्ट आपका इतने से ही हो गया कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने लोकल बॉडीज में, पंचायती राज और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% सीट्स आरक्षित की हैं। और इसमें सुनिश्चित की गई है कि 50% उनकी भागीदारी होती है आज के डेट में। ये चीज़ देख लीजिए, राजनीतिक पार्ट आपका खत्म हो गया। 80 वर्ड्स में आपको इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा का कहीं स्कोप नहीं है। अब आ जाते हैं आगे, राजनीति के बाद आर्थिक। आर्थिक की बात कर लीजिए। आर्थिक की बात करें तो आर्थिक में आप क्या क्या चीज़ लिख सकते हैं। इसमें भी आपको 1-2 से ज़्यादा आपको लिखने का स्कोप नहीं है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण आपको लगता है कि महिलाओं के इनकम को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, महिलाओं के रोजगार को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, वो 2 चीज़ें आप लिख दीजिए। ये तो आप लोग को ही पता है, महिला उद्यमी योजना, ठीक है। योजना, इसके अंतर्गत क्या है सुविधा, 10 लाख तक लोन। और इसके ऊपर ब्याज क्या है, ब्याज 0, कोई ब्याज नहीं देना है आपको। तो बिना ब्याज के आपको लोन मुहैया कराई जा रही है।
सरकार की तरफ से, ताकि आप अपना रोजगार शुरू कर सकें। और एक जो सबसे बेहतरीन उदाहरण है वो है जीविका। जीविका स्वयं सहायता समूह, एसएचजी जिसको बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह। और 35% आरक्षण की बात कर सकते हैं आप। सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की बात कर सकते हैं। आरक्षित रोजगार महिलाओं के अधिकार, इसके तहत सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, इसकी बात आप कर सकते हैं। और इससे आप देखेंगे कि बिहार में आपको जगह जगह, चाहे वो पुलिस हो या फिर सरकारी कर्मी हो, हर जगह आपको दिखाई देंगे कि महिलाओं की भागीदारी आज के डेट में बढ़ रही है। और सरकारी जहां भी आप दफ्तर चले जाएं वहां पे आपको महिलाएं देखने को मिलती हैं। तो 35% जो आरक्षण जो दिन को दिया जा रहा है, उसकी वजह से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, उससे उनकी आय बढ़ी है, स्वावलंबी हुए हैं वो लोग, सेल्फ डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी परिवर्तन होगा। और ये आर्थिक परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन भी होगा। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन, समाज में कुछ बुराइयां थी, उसको खत्म करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं उसके बारे में आप सोचिए। महिलाओं की समस्याओं के बारे में बताइए कि जो समस्या थी, सामाजिक समस्या, उसके सॉल्यूशन के लिए क्या क्या किया गया है। सामाजिक सोशल पहलू में अगर हम लोग देखते हैं, सामाजिक पहलू की बात करें तो इसमें क्या क्या किया गया है। बाल विवाह एक समस्या थी। बाल विवाह, दहेज, या फिर ये बात करें कि सेक्स रेशियो की बात कर लें, भ्रूण हत्या, इन सबको खत्म करने के लिए क्या किया है सरकार ने। ये एक सामाजिक समस्या है। हमारे यहाँ पे लड़कों की प्राथमिकता दी जाती है, हमारे यहाँ पितृ प्रधान समाज है। तो यहाँ पे लड़कियों का जन्म हो, बाल विवाह खत्म हो, दहेज प्रथा खत्म हो, इस बुराई को अगर आप अटैक करेंगे तभी आप ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव नहीं होगा। लड़की के जन्म लेने पे ही उतना ही सेलिब्रेशन होगा सोसाइटी में जितना कि लड़के के जन्म पे होता है। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए कि लड़कियां बोझ नहीं हो समाज पे, परिवार पे, बोझ की तरह उनको नहीं देखा जाए, आप देखेंगे कि सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। जिसमें एक एग्जाम्पल आपके पास, बताइए, आप ही लोग बताइए, कन्या उत्थान योजना। बिल्कुल, कन्या उत्थान योजना, इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जन्म के समय कुछ आर्थिक सहायता देने की बात की जाती है। आर्थिक सहायता अलग अलग स्टेज में, एक बार में नहीं, आर्थिक सहायता जीवन के विभिन्न पड़ावों पे, अलग अलग पड़ावों पे आपको कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है। तो जन्म के समय कुछ दिया जाता है। उसके बाद आप लोग बताइए, जब टीकाकरण होता है उस समय टीकाकरण हो जाएगा। उसके बाद पढ़ाई के स्टेज हैं, पढ़ाई के भी स्टेज हैं कि अगर 12th पास होने के बाद कुछ आर्थिक अनुदान, फिर उसके बाद अगर ग्रेजुएट है, स्नातक तक की पढ़ाई कंप्लीट करने पर, इसके बाद भी कुछ पैसे देने की बात है। तो हर एक स्टेज पे आप देखेंगे कि अलग अलग पड़ावों पे कन्या उत्थान योजना में जन्म, टीकाकरण, इंटर पास और स्नातक पास करने के बाद आपको वित्तीय सहायता देने की बात होती है। और विवाह में एक समस्या है दहेज। तो आप देखिएगा विवाह के समय में भी कुछ पैसे देने की बात हो रही है। आप लोग देखेंगे कि 50,000 से 1 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। विवाह के समय भी सहायता अनुदान दी जा रही है। विवाह के समय में अंतरजातीय विवाह, इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आप देखिएगा अंतरजातीय विवाह, इसमें भी आपको कानूनी संरक्षण प्रदान की जा रही है और आपको कुछ पैसे दिए जा रहे हैं। ये वाला जो है ना, इसका योजना है कन्या विवाह योजना। ये दोनों अलग अलग है, कन्या विवाह योजना और अंतरजातीय विवाह, इसको भी प्रमोट किया जा रहा है। तो एक तरह से देखिए कि सामाजिक में भी ये आ सकता है आपको कि
जो जातीय जो प्रथा है, जाति प्रथा जो हमारे समाज में है कि विभिन्न जातियों के बीच में शादियां नहीं होती हैं, ये जातियों का जो बंधन है, इसको तोड़ने का सबसे अच्छा उपाय है कि अंतरजातीय विवाह को अपनाया जाए। तो ऑटोमेटिकली जातियां खत्म हो जाएंगी, जातियों का भेदभाव खत्म हो जाएगा। तो अंतरजातीय विवाह आपको सामाजिक परिवर्तन लाने में बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है। कन्या विवाह, जो दहेज का जो बर्डन है वो सरकार कुछ वहन कर लेती है। तो आप देखिए, इतना 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 तो काफी है कि आप 2 पेज लिख लेंगे। जो कंटेंट है आपके पास, आपको क्या करना है, कट करना है। तो सामाजिक में इतनी सारी चीजें आप देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक आध योजना का नाम लेके आगे बढ़ जाना है। उदाहरण के तौर पर कन्या उत्थान योजना, जिसमें जीवन के विभिन्न पड़ावों पे आर्थिक सहायता देने की बात की जाती है। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। आपके पास कंटेंट काफी है, उसी को कम लिखना है। 3 से 4 लाइन एक पहलू में आपका काम खत्म। उसके बाद आगे बढ़ जाइए। हाँ, वो भी आ जाएगा बिल्कुल। शराबबंदी भी आप देखेंगे कि शराबबंदी के तहत आप देखेंगे कि जो हिंसाएं हैं, घरेलू हिंसाओं में वो कमी आई है और लोगों के इनकम भी बढ़े हैं। और नीतीश जी का जो ये जो कदम था, महिलाओं के रिक्वेस्ट के कारण ही हुआ था। महिलाएं आई थी, जो वो जनता दरबार करते हैं, उसमें कुछ महिलाओं ने ये सुझाव दिया था कि ये बंद होनी चाहिए, इसकी वजह से हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है और घरेलू हिंसा की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो उस दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो वो बहुत बड़ी पहल है। आप लिख सकते हैं कि ये भी एक पहल है महिलाओं को के सशक्तिकरण में, शराबबंदी। उस तरह से आप लिख सकते हैं। शराबबंदी के और भी कई पहलू हैं, लेकिन एक पक्ष ये वाला भी है कि घरेलू हिंसा को रोकने के लिए। ठीक है, शैक्षणिक की बात कर लीजिए। तो जो सबसे जो फेमस है, आप लोग जानते होंगे, प्रोत्साहन राशि से भी पहले जो था कि हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए वो जो बाईसाइकिल वाला जो है, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, बाईसाइकिल योजना कह सकते हैं उसको। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना और साइकिल पोशाक, ये सब योजनाओं के बारे में आप लिख सकते हैं। मिड डे मील तो ओवरऑल हो गया। हमें देखना है कि महिलाओं की साक्षरता को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, वो जो बीपीएससी और यूपीएससी, इसकी तैयारी के लिए भी आपको राशि दी जाती है। एक और जो है वो है अक्षर अंचल योजना। अक्षर अंचल योजना, इसमें जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, प्रत्येक अंचल स्तर पे उनको आइडेंटिफाई करके उनके शिक्षा शैक्षणिक स्तर को बढ़ावा देना है, खास करके ये ईबीसी और माइनॉरिटीज के लिए। हाँ, क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? माइनॉरिटीज के लिए देखिए डिपार्टमेंट अलग अलग है। ये बेसिकली महिलाओं के लिए ही बनाया गया, और माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट जो है वो माइनॉरिटी के जो छात्र हैं, ईबीसी, उनको दिया जाता है पैसा। बट ये जो डिजाइन किया गया था महिलाओं के लिए, पुरुषों को नहीं मिलता है। इसके अलावा और जानना चाहते हैं तो स्वास्थ्य एक आप लिख सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारे बिहार में आप देखेंगे, आईएमआर एमएमआर का आपने नाम सुना होगा। आईएमआर एमएमआर, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, प्रत्येक 1000 बर्थ पे कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती थी या बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। तो इसको कम करने के लिए स्वास्थ्य में सबसे जो बड़ा पहल उठाया गया था वो है जननी बाल सुरक्षा योजना। अगर आप लोगों ने ये सुना होगा, जननी बाल सुरक्षा योजना। मदर और चाइल्ड दोनों को आपको प्रोटेक्ट करना है जन्म के समय में। तो इसके लिए क्या किया गया, आप लोगों ने आशा का भी नाम सुना होगा। ये इसी के अंतर्गत इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि
ये लोग क्या करते हैं ना, पहले मिडवाइफ हुआ करती थी कि घर में ही आपका प्रसव हो जाता था। इनको प्रमोट करना था कि ये जो हो हॉस्पिटल में जाएं, और हॉस्पिटल में जाने के लिए सरकार जो है, अगर आप हॉस्पिटल में जाके बच्चे का जन्म होता है तो एक प्रमाण पत्र लेंगे, और उस प्रमाण पत्र को दिखाने के बाद आपको 6,000 रुपये की राशि मिलती है। तो इसमें 6,000 रुपये जो हैं आपको मिलते हैं अगर आप हॉस्पिटल में जाके बच्चे का जन्म होता है, तो 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। उस 6,000 रुपये से ये कोशिश की जाती है कि आप जो है आहार जो है आप गुणवत्ता वाला आहार लें, ताकि कुपोषण के शिकार माताएं और बच्चे दोनों को कुपोषण के शिकार होने से बचाया जा सके। तो जन्म के बाद भी एक फेज होता है जब आप देखेंगे कि बच्चों में कुपोषण के शिकार होने की संभावना बहुत हाई रहती है, मदर में भी और चाइल्ड में भी। तो उसके दृष्टिकोण से कि जन्म के बाद अगर हो जाता है तो 6,000 रुपये उनको दिए जाएंगे, ताकि न्यूट्रिशन वाली चीज़ें खरीद के वो बच्चे खा सकें और माँ भी खा सके। तो इस दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल में हमने इसमें काफ़ी प्रगति की है। ये हमारा कम हुआ है, 60 से ऊपर पहले हुआ करता था, अब 30s में आ गया है, 32 के आसपास आ गया है। तो इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे स्वास्थ्य के डायमेंशन से, तो आपके पास देखिए 5 डायमेंशंस मैंने आपको बता दिए। अब इस 5 डायमेंशंस में आप सारे डायमेंशंस की जिक्र कर सकते हैं, 2-3 लाइन लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एक उदाहरण दे दीजिए, इसका उदाहरण है ये स्कीम। अगर मान लीजिए कि यही प्रश्न अगर थोड़ा बड़ा हो जाता तो आपके पास स्कोप रहता कंक्लूजन भी लिखने का। यहां पे आपके पास स्कोप नहीं है कंक्लूजन वगैरह लिखने का या इंट्रोडक्शन लिखने का। आप सीधा लिखेंगे कि बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। पहला, राजनीति के क्षेत्र में। दूसरा, सामाजिक दृष्टिकोण से। तीसरा, आर्थिक दृष्टिकोण से। चौथा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये कदम उठाए गए हैं। आप उसको 2-2, 3-3 लाइन लिख के आगे बढ़ जाएंगे, खत्म, आपकी कहानी खत्म। यही अगर 36 मार्क्स में आया रहता, बड़े क्वेश्चन में आया रहता, तो आपको कंक्लूजन भी लिखना पड़ता। तो कंक्लूजन में आपको ये बताना पड़ता कि आप पहले ये क्या करेंगे। जैसे इस तरह के सवाल अगर आते हैं, इसका अगर आप कंक्लूजन लिखते हैं तो आप पहले तो सरकार की थोड़ी सी तारीफ करनी चाहिए आपको कि यह सराहनीय कदम है, सराहनीय कदम है। लेकिन फिर उसके बाद आप लेकिन बताएंगे, महिलाओं की साक्षरता, आय, साक्षरता, आय, श्रम में भागीदारी, जनसंख्या के अनुपात में नहीं, पुरुषों की तुलना में आप कह सकते हैं, पुरुषों की तुलना में संतोषजनक नहीं है। मतलब आपको एक थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा कि सही मानों में क्या पिक्चर है। आप उसकी भी बात कर सकते हैं कि राजनीतिक भागीदारी जरूर बढ़ी है, लेकिन आज भी हमारे यहां मुखिया पति का कॉन्सेप्ट फेमस है। हमने आरक्षण तो दे दिया, महिलाएं आ भी गई, लेकिन काम उनके बदले कौन करता है, तो पुरुष ही करते हैं। तो ये आज भी सराहनीय कदम जरूर है, लेकिन और भी इसमें प्रयास करने की आवश्यकता है, और भी आगे प्रयास करते रहने की आवश्यकता है। इतने प्रयासों के बावजूद भी हम उनकी शैक्षणिक स्तर आज भी अगर 2011 के आंकड़े की बात करें तो 20% का गैप है। कहाँ 71% पुरुषों में है तो 51% महिलाओं में है साक्षरता की दर। श्रम में भागीदारी में आप देखेंगे कि बिहार से मात्र 25% महिलाएं जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। श्रम में भागीदारी सिर्फ 25% है। इनकम में भी आप देखें तो पुरुष और महिलाओं के बीच में हमने ये जरूर सुनिश्चित किया है कि सबको समान वेतन मिले, समान काम के लिए समान वेतन, ये हमने सुनिश्चित किया है। लेकिन अगर आप पुरुष और महिला से काम कराते हैं, लेबर का काम कराते हैं, तो आप पाएंगे कि पुरुषों को ज़्यादा पैसा दिया जाता है और महिलाओं को कम दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें असंतोषजनक है, और इन त्रुटियों को दूर करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। और जब तक हम ये सुनिश्चित नहीं कर लें, पुरुष और महिला की बराबरी सुनिश्चित नहीं करें, तब तक ये प्रयास जारी रहना चाहिए।
तो मतलब सही दिशा में प्रयास कर रही है सरकार। सरकार की भी थोड़ी सी तारीफ करनी चाहिए और उनकी कमियों को उजागर करते हुए पॉजिटिव नोट पे आपको कंप्लीट करना है। तो समझ में आया ये? अगर ये बड़ा सवाल आता तो आप कंक्लूजन लिखते। 80 वर्ड्स में आपके पास कोई स्कोप नहीं है, सोचिएगा भी नहीं कि आपको कंक्लूजन लिखना है। 4 पहलू लिख के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, पराली वाला है, पराली जलाने वाला है क्या? देखिए बिहार में भी पराली की समस्या है, हम लोग सिर्फ दिल्ली की बातें करते हैं। स्टबल बर्निंग, और सरकार ने क्या कदम उठाया? सरकार द्वारा ये समस्या, सबसे बड़ी समस्या कब होती है? तो आप देखिए सर्दियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में होता है, सर्दियों के मौसम में। और जो खरीफ फसल जो होते हैं, आप देखेंगे खरीफ फसल वो तैयार हो जाते हैं और उनकी कटनी होती है, और उनकी जो कटनी होती है उसके बाद फिर से ये लोग नई बुआई करना चाहते हैं। तो इस बीच में जो फसल जो खेत में पड़ी हुई है उसको ये लोग क्या करते हैं, जल्दी से खत्म करने के लिए मशीन से काटने की बजाय या लेबर लगाने की बजाय सीधा क्या करते हैं वो लोग, आग लगा देते हैं ताकि वो जल जाए। उसके बाद फिर से जोत के और नई फसल को बो देते हैं। तो ये समस्या जो है सर्दियों के सीजन में ये ज़्यादा समस्या हो जाती है। इस टाइम आप देखेंगे कि धान काटने का समय होता है, नवंबर का जो महीना होता है मोस्टली, उस समय धान काटे जाते हैं। यहाँ भी आप देखिए पंजाब में जब धान काटे जाते हैं और उसके जो बचे हुए अवशेष होते हैं उसको जला दिए जाते हैं। तो ये जलाने की वजह से क्या हो रहा है कि पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण में मीथेन जैसे गैस जा रहे हैं जो कि जहरीली गैस हैं, और वो ठंडे के समय में ये क्यों इतनी बड़ी समस्या हो जाती है? तो ये आपको ज्योग्राफी से इसको रिलेट करना पड़ेगा कि ठंडी के समय में ये क्यों इतनी बड़ी समस्या हो जाती है। कि ठंडी के समय में होता क्या है, आप देखे होंगे कि जैसे ही ठंड का मौसम आता है आप धीरे से भी बोलते होंगे तो आपकी आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाती है। महसूस किया है इसको आपने कभी? इसके पीछे का कारण है कि हवा भारी हो जाती है। जो ठंडी हवा होती है वो हेवी होती है और जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है। तो ठंडी हवा जो होती है वो ठंडी हवा ज़मीन में आके सेटल हो जाती है और गर्म हवा ऊपर उठ जाती है। और जैसे ही सुबह धूप आती है आप देखेंगे कि धूप निकलने से बहुत सारी पॉल्यूशन की समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। सुबह में आप फॉग दिखता होगा आपको, कुहासा है, कोहरा है, जैसे ही धूप आया ये ठंडी हवा गर्म होती है, हवा में उठ जाती है, तो ये पॉल्यूशन कम हो जाता है। तो आपको पॉल्यूशन के समय में डॉक्टर भी यही सलाह करते हैं या फिर ये सलाह दी जाती है कि सुबह के समय में आप मॉर्निंग वॉक नहीं करें या शाम के समय में मॉर्निंग वॉक नहीं करें। इस समय जो है हवा ठंडी होकर नीचे सेटल हो जाती है और पॉल्यूशन के जो पॉल्यूटिंग जो कण होते हैं वो सबसे ज़्यादा लोअर अर्थ में उस समय होते हैं। थोड़ी सी धूप निकल जाए तो ये हवा राइज कर जाए, या फिर अगर हवा है बहुत तेज तो ये धूल कण जो होते हैं उसको बहा के ले जाते हैं। तो ठंडी के मौसम में जब एकदम से स्टैंड स्टिल विंड हो जाता है तो उसी में हवा में ही तैरते रहते हैं जो धूल कण होते हैं, जो जहरीली हवाएं होती हैं। और इसमें जो एडिशन होता है नेचुरल जो है, ये नेचुरल फेनोमेना है कि हवा भारी होगी नीचे आएगा, और इसमें हम क्या करते हैं आग जला के और भी पॉल्यूशन ऐड कर देते हैं, धुआं उसमें जोड़ देते हैं। और धुआं और फॉग दोनों मिलकर क्या बनाता है, स्मॉग। स्मोक प्लस फॉग बोलते हैं, स्मॉग बना देता है। तो जहरीली हवा हो जाती है ठंड के समय में। अब इसकी समस्या बिहार में पहले नहीं थी, ये आजकल ये रीसेंट फेनोमेना है। पहले आप देखेंगे कि मशीन के द्वारा खेती नहीं की जाती थी। पहले कैसे पशु रखते थे लोग, सब घर में जो भी खेती करने वाले होते थे वो पशु रखते थे, पशुओं के जरिए खेती करते थे। और ये जो अवशेष है ना, ये पशुओं का चारा होता था। तो लोग इसको काटते थे, उसको भूसा बनाते थे और जानवरों के लिए प्रिजर्व करके रखते थे कि अभी का समय है, शायद आगे मौसम में नहीं मिलेगा तो उसको यही चारा का काम करेगा। लेकिन जब आपके लिए पशु महत्वपूर्ण नहीं है तो वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। पशु का चारा आज खरीद ले रहे हैं हम लोग, तो इसकी जरूरत नहीं है, और पशु पाल भी नहीं रहे हैं, क्योंकि खेती कैसे हो रही है, ट्रैक्टर से हो रही है, थ्रेसर है, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं, मशीन्स आ गई हैं। तो पशुओं का जैसे ही महत्व खत्म हो जाता है कृषि से, तो इसका भी महत्व खत्म हो गया। अब इसको या तो किसी का मशीन बुलाइए आप कि वो ज़मीन से उखाड़ दे उसको,
उखाड़ के उसको फेंक दे, या नहीं तो सबसे आसान तरीका है आग लगा दीजिए। तो उसमें आग लगाने की वजह से पॉल्यूशन आप देखेंगे कि बिहार के भी कई सारे जो शहर हैं या जिले हैं वो इंडिया लेवल पे रैंकिंग में आ गए थे कि पॉल्यूशन में सबसे अग्रणी है। तो उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है ये पराली जलाना। तो सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं पराली जलाने के ऊपर रोकने के लिए। तो सबसे पहले आप इसको सरकार के जो कदम हैं, एक तो कहेंगे कि आप जागरूकता अभियान कैसे? तो अखबार के जरिए, अखबारों में निकालकर, या फिर रेडियो के द्वारा, या फिर पंचायतों के माध्यम से। लेकिन जागरूकता अभियान का असर बहुत सार्थक नहीं रहा। यह पहला आप कदम लिख सकते हैं कि जागरूकता अभियान लाने के बावजूद भी कोई इस पे सुनवाई नहीं हुई। इसके आगे क्या स्टेप किया गया कि जागरूकता अभियान के बाद सरकार ने क्या किया? पहचान कर शर्मिंदा करना। मतलब इसमें क्या है कि एक ब्लैक लिस्ट बनाया गया। ब्लैक लिस्ट, ये किसान हैं, अमुक अमुक किसान हैं जिन्होंने अपनी पराली को जलाया है, और उनका नाम क्या किया गया? ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक ऑफिस में, ब्लॉक में डिस्प्ले कर दिया गया। ब्लॉक में डिस्प्ले कर दिया गया कि ये अमुक अमुक किसान हैं इस ब्लॉक के जिन्होंने पराली जलाया है। समझाने के बाद भी ये पराली जलाए हैं, तो उनका नाम ऐसा ब्लैकलिस्ट करके डाल दिया गया ताकि ये लोग शर्मिंदगी महसूस करें और आगे से नहीं जलाएं। लेकिन इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं, तो इसके भी आगे बढ़ेंगे सरकार। अब क्या करेगी? अब तीसरा उपाय क्या किया है कि जो ब्लैक लिस्टेड जो हैं इनको 3 साल तक कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब फिनेंशियल नुकसान आप देखेंगे कि इनको बिजली में सब्सिडी मिलती है, या फिर बहुत सारे स्कीम है, बीज आपको सब्सिडाइज रेट पे मिलते हैं, 80% डिस्काउंट दिया जाता है अगर आप फार्म इक्विपमेंट खरीदते हैं, तो बहुत सारे सब्सिडी मिलते हैं। तो उनको ब्लैक लिस्ट करके उनके सब्सिडी को रोकने का प्रयास किया गया कि इनको अब सब्सिडी नहीं देंगे। 3 साल तक इनका जितना भी छूट दी गई है इनको कृषि से संबंधित, सबको खत्म कर दो। इसके बाद एक और कदम उठाया गया। इसके बाद भी नहीं हो तो फिर दंडात्मक कार्रवाई। मतलब इसमें सीआरपीसी की धारा 133 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज होता है और उनके ऊपर न्यूइसेंस क्रिएट करने के लिए उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, दंडात्मक कार्रवाई। तो इस तरह से कोशिश की है सरकार ने, बिहार सरकार ने, कि कैसे जो है पराली की समस्या से हम निजात पाएं। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी होनी चाहिए वो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जोर होना चाहिए कि हम उसी पर्यावरण में रह रहे हैं, उसी पर्यावरण में हम जी रहे हैं, और सांस जो ले रहे हैं वो बहुत जहरीली हवा है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए आपकी भागीदारी बहुत आवश्यक है, और समाज जब तक एकजुट नहीं होगा, कदम नहीं उठाएगा, तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जागरूकता अभियान ही है। पनिश करना, वो तो गरीब ही हैं बेचारे, और गरीबी के कारण ही कर रहे हैं वो। तो एक और जो कदम जो उठाया गया है कि कृषि यंत्रों पर छूट 80% तक दिया गया, 80%। और कौन से हैं वो? तो उनका नाम है हैप्पी सीडर्स। हैप्पी सीडर्स हैं, स्ट्रॉ रिपर हैं। अरे यार, इस पे सब्सिडी दी जाती है कि इस डिवाइस को आप खरीदें और खेत में से आप उसको उखाड़ दें, उसको खेत में ही छोड़ दें,
खेत में आप देखेंगे कि बहुत सारे टाइम क्या होता है कि उसको काट के आप खेत में अगर छोड़ देंगे तो जो जमीन की जो नमी होती है वो बरकरार रहती है, और जला देने से क्या होता है कि जमीन के अंदर जो जीवाश्म होते हैं, जो छोटे छोटे जो फायदे पहुंचाते हैं मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, वो सारे मर जाते हैं। तो वो जलाने की वजह से क्या होता है, वो मर जाते हैं, तो उल्टा आप नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। तो जो नेचुरल तरीका है, नेचुरल तरीके से उर्वरकता जो बनी रहती है जमीन की, उसको हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये जागरूकता के माध्यम से ही कि आप ये करेंगे तो ये जमीन के और हमारे हित में है, इसकी उर्वरकता जो है वो बरकरार रहेगी। तो इस तरह से जागरूक करके ही आप इन चीज़ों को लगा सकते हैं। अदरवाइज बहुत हार्श मेजर लेंगे, अगर आप दंडात्मक कार्रवाई शुरू करेंगे तो कितने लोग जेल जाएंगे। वो मजबूरी में करते हैं, आप ये भी देखिए कि वो मजबूरी में करते हैं, उनके पास समय नहीं होती है, उनके पास लेबर रखने के लिए पैसे नहीं है, उनको लगता है सबसे सस्ता यही है कि जला दो, तो इसकी वजह से वो जलाते हैं। तो सरकार अगर हार्श हो जाए, अगर पुलिस एक्शन ले तो ये बेहतर नहीं है, वो लास्ट स्टेप होना चाहिए हमेशा। लास्ट स्टेप हो कि आप पुलिस वाली कार्रवाई कीजिए, दंडात्मक कार्रवाई कीजिए, समझा बुझा कहीं अगर काम हो जाए तो बेहतर है। प्रशिक्षण, हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं ना, उसी के अंतर्गत वो आ जाएगा। ये जो जागरूकता अभियान में आप प्रशिक्षण दीजिए, तो जागरूकता अभियान के कई सारे तरीके होते हैं। एक होता है, आप देखिएगा कि नुक्कड़ नाटक, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और उसमें सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं से आप नाटक करवा दीजिए, गांव के हैं, उसका शायद ज़्यादा प्रभाव होगा। उन्हीं को आप ट्रेन करके नाटक करवा दीजिए, उसको आयोजित कराइए। तो लोगों को समझाने की ज़रूरत है। अगर बच्चों से अगर ये मैसेज चला जाए, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से चला जाए, टीवी पे प्रचार के माध्यम से चला जाए, मोबाइल पे प्रचार के माध्यम से चला जाए, वीडियोस के माध्यम से चला जाए, ताकि लोग समझेंगे। तो जब तक लोग नहीं समझेंगे, आप कोई भी कार्रवाई कर लीजिए, लोग मानेंगे नहीं। तो ये है, तो कई सारे स्टेप्स लिए हैं, लेकिन इस बार जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट थी सरकार कि उनको पकड़ के पनिश किया जाए, तभी शायद ये लोग सुधरेंगे। ठीक है, अगला क्या है? जीआई टैग है, जीआई टैग कृषि कर्मन अवार्ड। नेक्स्ट जो है जीआई टैग, और एक तरफ है कृषि ये दोनों आप देखिए कि ये भी केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है ये, और ये भी केंद्र सरकार, दोनों ही केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। और इसमें राज्यों को प्रयास करने हैं आपको, कि राज्यों को प्रयास करके अपने प्रोडक्ट को या फिर अपने कृषि उत्पाद को अवार्ड दिलाइए आप। अवार्ड का मतलब है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम आया है, इसका अवार्ड का यही मतलब है कि राज्यों में आप प्रतिस्पर्धा लेके आइए, कि जो राज्य सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा उसको आप फिनेंशियल अवार्ड दीजिए, पैसे मिलते हैं उसमें, और कुछ किसानों, चुनिंदा किसानों को भी बुलाकर उन्हें सम्मान दिया जाता है और उनको पैसे दिए जाते हैं। तो आपस में राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए, ताकि कृषि की उत्पादकता बढ़े, और खास करके आप देखेंगे तो जो मोटे अनाज होते हैं उसी में इसको प्रमोट किया जाता है। गेहूं है, चावल है, मक्का है, दलहन, तिलहन, व्हीट, राइस, मेज, पल्सेस और ऑयल सीड्स। इसके प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए कंपटीशन
की भावना एक दूसरे में आप लेके आइए राज्यों के बीच में, और जो राज्य सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा उसको अवार्ड दिया जाएगा। और इसमें जो है बिहार को 5 बार अवार्ड मिले हैं, आप देखेंगे बिहार को 5 बार अवार्ड। और इस उपलब्धि को भी आप उसमें दिखा सकते हैं कि हमारा जो कृषि रोड मैप जो है 2008 से जो शुरू हुआ, 2008 से जो शुरू हुआ कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाने का हमने प्रयास किया, गेहूं चावल और बाजरे पे ही, मक्का पे हमने ज़्यादा फोकस किया, तो उसकी उत्पादकता जब बढ़ी तो पहली बार बिहार को अवार्ड मिला। पहली बार बिहार को अवार्ड मिला 2011-12 में। 2011-12 में किस चीज़ के लिए? चावल की उत्पादन जो था उस समय हमने काफ़ी प्रगति की थी, तो बिहार को 5 बार अवार्ड मिला। और किस चीज़ के उत्पादन के लिए? 2011-12 में पहली बार चावल के लिए। चावल का उत्पादन आप देखेंगे कृषि रोड मैप आने के बाद दोगुना हो गया है। कृषि रोड मैप के बाद आज के डेट में इसको हमने दुगुना कर दिया है, दुगुना कर दिया है। तो कृषि रोड मैप की सफलता भी आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने चावल के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि की है। चावल के साथ साथ हमें गेहूं के लिए भी अवार्ड मिला उसके अगले ही साल। 2012-13 की बात करें हम तो गेहूं के लिए मिला। उसके बाद 2 बार हमें मक्का के लिए मिला है, 2016-17 और 17-18, यही है ना? 2015-16 और 16-17, 16-17 में भी है और 15-16 में भी है। ये 2 साल हमें मक्का के लिए मिला। मक्का का भी उत्पादन हमारे यहाँ काफ़ी बढ़ा है, वो भी लगभग डबल हो गया है 2008 के डेटा के हिसाब से। और 2019-20 में फिर से हमें गेहूं के लिए मिला, वीट के प्रोडक्शन के लिए 5 साल मिला है हमें अवार्ड, कृषि कर्मण अवार्ड। और बिहार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए, मोटे अनाज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है, और बिहार ने इसे 5 बार लिया है। और ये हमारे कृषि रोड मैप का जो परिकल्पना है उसमें सफलता पाने के लिए, उसके सफलता को भी ये दर्शाता है कि हमने ये सफल कदम उठाया है। हमने हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, शुरुआत की थी उसी से कि गेहूं और चावल में हम लोग इसकी शुरुआत किए थे, और किसानों के बीच में मुफ्त में सीड बांटी गई थी, बीज का बंटवारा हुआ था हाई यील्डिंग वेराइटीज़ का। क्योंकि हमारे पास जो ज़मीन है, आप देखेंगे कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर उसी ज़मीन में पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बेहतर तकनीकी, बेहतर तरीके का बीज आपको लाना पड़ेगा, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को लेके आना पड़ेगा। और उसी की वजह से आप देखेंगे कि दुगुना हुआ है। और नालंदा में एक जिला है, नालंदा जिला है, वहाँ के किसान को एशिया भर में सबसे हाई उसके पास उत्पादकता जो थी पर हेक्टेयर उसने अचीव किया था, और उसको पूरे इंडिया में रिकॉग्नाइज किया गया था। तो ये सब सफलताएं हैं हमारी बिहार सरकार की, तो उसके बारे में आप दर्शा सकते हैं और कृषि रोड मैप से इसको लिंक करके लिख सकते हैं। जीआई टैग की पैरेलली बात करें हम, जीआई टैग की, तो इसमें आप लोगों को ये जरूर पता होगा कि किसको किसको दिया गया है। तो इसमें आप लोग नाम जानते होंगे कि जैसे कतरनी चावल को दिया गया है, अभी रिसेंटली जो है मरचा धान को दिया गया है, भागलपुरी, जर्दालू, शाही लीची, ये सब आप लोग नाम आप लोग जानते ही होंगे। मिथिला मखान, स्पेशली मिथिला उसके आगे लगा हुआ है, मिथिला मखान, इन सबको जीआई टैग मिला है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में आपको बताना है कि इसके फायदे क्या हैं। जीआई टैग तो मिल गया, उससे होगा क्या, तो ये आप लोगों को बताना है। और जीआई टैग पहले होता क्या है, पहले आप यही बता दीजिए। ये बताता है कि किसी उत्पाद का भौगोलिक क्षेत्र किस भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और जीआई टैग मिलने से होता क्या है कि इसे परंपरागत तरीके से बनाया गया है, और उसी क्षेत्र से आता है जहां से इसकी शायद शुरुआत हुई थी, जहां पे इसका ओरिजिन हुआ था। तो उसकी वजह से होता क्या है कि आपको किसानों को बेहतर दाम मिल जाता है। बेहतर दाम मिलने से क्या होगा, उनकी आय बढ़ेगी। और जीआई टैग मिलने से एक और फायदा है आपको, क्या होगा जीआई टैग मिलने से?
आपका निर्यात बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, और निर्यात बढ़ने से क्या होगा, फिर से राज्य को रेवेन्यू मिलेगा, राज्य को रेवेन्यू मिलेगा, उसकी आमदनी बढ़ेगी राज्य की। तो आप इसको हर तरह से लिंक करके देख सकते हैं कि इसकी वजह से बेहतर प्राइस मिलेगा सामान को, बेहतर मार्केटिंग होगा, उसका एक्सपोर्ट होगा, और एक्सपोर्ट होगा तो देश और राज्य का इनकम बढ़ेगा, आय बढ़ेगा देश और राज्य का। तो इससे आप लिंक करेंगे। तो अगर आपके पास मान लीजिए जैसे मिथिला मखान ही जीआई टैग मिल गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स आएंगे इसके उत्पादन में, तो आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, बेहतर प्राइस मिलेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा, आपको रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन के साथ साथ आपकी आय जुड़ी हुई है, ये सब बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। तो ये बिहार के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि जीआई टैग अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को मिले, उसका रिकॉग्निशन पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में होने लगे, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी। जिस तरह से आप लीची देखिए, अरब कंट्रीज में आजकल जाता है, जीआई टैग मिला है, उसको एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है। मिथिला मखान को आप देख लीजिए, पूरे भारतवर्ष में 5 स्टार होटल्स में भी मखाना मिलने लगा है, हेल्दी स्नैक्स के नाम पे, जो कि एक बिहार 90% मखाना जो है पूरे भारतवर्ष का बिहार से प्रोड्यूस होता है। तो जो मखाना के जो उत्पादन करने वाले जो किसान हैं, उनको सोचिए कि कितना फायदा होगा इससे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी खेती करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसका एक्सपोर्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होगी। तो उत्पादन, आय, रोजगार सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो इसको आप बड़े पैमाने पर अगर जोड़ के देखें तो बिहार के विकास से इसको जोड़ के देख सकते हैं, बिहार के विकास से जोड़ के देख सकते हैं, बिहार के विकास और पलायन रोकने में, पलायन की समस्या से निजात पाने में। तो कृषि जो है, कृषि ऐसा क्षेत्र है जहां पे 50% से अधिक आबादी जो बिहार की है वो आज भी उसमें कार्यरत है। 26% जीडीपी का बिहार के, उसका कंट्रीब्यूशन हमारा एग्रीकल्चर से आता है, और यही रोजगार नहीं मिलने की वजह से ज़्यादातर लोग पलायन करते हैं बिहार से। तो अगर आप कृषि क्षेत्र में विकास करते हैं, चाहे वो जीआई टैग के माध्यम से या फिर आप किसानों की उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करके उन्हें, कृषि कर्मण अवार्ड तो एक प्रोत्साहन ही है, प्रोत्साहन देके आप, इंसेंटिव देके लोगों को अगर प्रोत्साहित करते हैं कि खेती को ज़्यादा बेहतर करें, ज़्यादा उसमें बेहतर तकनीकी से उत्पादकता को बढ़ाएं, तो बिहार ही क्या, हम पूरे भारतवर्ष को खाना खिला सकते हैं। और मुख्यमंत्री यही चाहते थे कि हर प्लेट में एक बिहारी व्यंजन हो, और इसी उद्देश्य से पहला उन्होंने जो कृषि रोड मैप था वो लेके आए थे। तो बिहार के विकास के लिए कृषि सबसे महत्वपूर्ण है। उस दृष्टिकोण से आप लोग इसको जोड़ के देख सकते हैं, दोनों जीआई टैग और इसको भी। ठीक है, इतना काफी है। 80 मार्क्स 80 वर्ड्स में लिखना है, तो आप लोग बहुत लिमिटेड चीजें लिखिएगा, लिमिटेड बातें लिख के उदाहरण के साथ आप आगे बढ़ जाइएगा। ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार एक ही बात कहूँगा, एक पेज से ज़्यादा अगर लिख रहे हैं तो दूसरे क्वेश्चन का आप अपना खुद ही मार्क्स कटौती कर रहे हैं। जितना इधर बढ़ेगा ना, दूसरी जगह आपका मार्क्स कट हो रहा है, तो आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं एग्जाम हॉल में बैठ के, अगर एक पेज से आगे जा रहे हैं तो इस चीज़ के ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान दीजिएगा कि आप एक पेज से ज़्यादा बिल्कुल भी ना लिखें उसमें, चाहे खत्म हो ना हो, जितनी बात लिखी है आप छोड़ के आगे बढ़ जाइए। 5 प्रश्न है, 5 पेज खत्म, उसके बाद आप बड़े प्रश्न पे जाइए। क्योंकि अब जिस तरह का पैटर्न होते जा रहा है ना, टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग टाइम के हिसाब से सारे सवाल को आंसर, और जितना मैक्सिमम आपको अटेम्प्ट करना है, कोशिश करना है कि सारे सवाल अटेम्प्ट करें। समय के अभाव में आपका कोई प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। कॉम्पिटिशन है, ये बार बार ध्यान रखिएगा कि ये कॉम्पिटिशन है। जब तक आप 100% अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आप कॉम्पिटिशन से बाहर हैं। तो ये समझिएगा कि इसमें हम बहुत अच्छी क्वालिटी लिख देंगे, ये बहुत अच्छी क्वालिटी लिख के आप कितना मार्क्स ला सकते हैं 8 नंबर के प्रश्न में? 8 में 8 तो मिलता नहीं है। 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, बहुत से बहुत बहुत अच्छा लिखिएगा तो 6 मिलेगा, 4 ही मिले, लेकिन वो 35 मार्क्स का सवाल आधा नहीं लिखा जाए। अगर आप इसके चक्कर में उस 35 मार्क्स के क्वेश्चन में आधा ही लिख पाते हैं, तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान है। 2 मार्क्स लाने के चक्कर में आप उधर 5-7 मार्क्स का नुकसान कर रहे हैं, 10 मार्क्स का नुकसान कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक पेज से ज़्यादा आपके पास नहीं होना चाहिए। कंटेंट आपके पास डेफिनेटली है, ज़्यादा लिखने का कंटेंट है, लेकिन अपनी सीमा में रख के और मुख्य मुख्य बातों को लिख के आगे बढ़ जाना है आपको। तो पॉइंट वाइज लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, 4-5 पॉइंट लिख के आगे बढ़ जाइए, कोशिश यही कीजिएगा। मर्जी आपके, टाइम मैनेजमेंट ये आपका है, आप किस तरह से, इसीलिए टेस्ट सीरीज होता है
कि आप अलग अलग स्ट्रेटजी को देख के लिख के आप देख लें कि आप किस तरह से कंफर्टेबल हैं। और लास्ट में होता क्या है, जैसे बड़ा प्रश्न अगर आप पहले लिख लेंगे तो उसमें होता क्या है कि, लेकिन स्पेस तो कन्फाइंड नहीं है, कि स्पेस भी कन्फाइंड है कि इस प्रश्न का उत्तर यही लिखना है, तो फिर आप छोटा प्रश्न पहले लिखिएगा, बिल्कुल लिखिएगा। उससे क्या होता है मैं बताता हूं आपको। पहले पार्ट का जो पहला छोटा प्रश्न एग्जामिनर आपका सिलसिलेवार ही चेक करेगा, वो तो जाएगा नहीं कि पहले आपने 35 मार्क्स वाला लिखा है तो 35 मार्क्स वाला चेक करेगा। वो कहां से शुरुआत करेगा, छोटे प्रश्न से। तो उसके मन में आपका जो इंप्रेशन जमाने का जो स्पेस है ना, वो छोटा प्रश्न है। तो अगर आप पहले छोटे प्रश्न को लिखते हैं और एग्जामिनर वहीं से चेक करना शुरू करता है, तो उसको लगेगा कि हाँ ये सीरियस स्टूडेंट है। लास्ट में आप 35 मार्क्स में थोड़ा छूट भी गया है तो लगेगा कि अरे इसने टाइम के अभाव में, नहीं तो इसमें तो पोटेंशियल है, इस बंदे में थोड़ा सा नंबर ज्यादा दे देगा आपको। तो आपको इंप्रेशन बनाना है। लेकिन अगर आप यहां प्रैक्टिस में इस तरह का टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं कि आप इक्वली टाइम सबको दे पा रहे हैं, तो पहले बड़ा लिख के छोटा लिखिए। क्योंकि लास्ट में जब हड़बड़ी होती है ना, तो देखिए दोनों पहलू है। अगर लास्ट में अगर हड़बड़ी है और एक ही 35 मार्क्स का आंसर है तो आप उसमें ज्यादा लिख सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे 5 क्वेश्चन है तो 5 जगह आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, 5 चीजें आपको रिकलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो आप ये भी सोचिए कि लास्ट में प्रेशर में आप छोटे प्रश्न के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 है ना, एक पेज के बाद फिर दूसरा, फिर सोचना है अरे इसमें क्या लिखना है, और उसमें तो आपने सोच लिया है, सिर्फ लिख देना है 35 मार्क्स के क्वेश्चन में, बड़ा प्रश्न है ना। तो लास्ट में प्रेशर में आप मत लिखिएगा। छोटे प्रश्न के साथ अगर आप जस्टिस कर देंगे, इसमें अगर आपको अच्छे मार्क्स मिल गए ना, तो बड़े प्रश्न में ऑटोमेटिक ये मान लिया जाएगा कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, इंप्रेशन आपका अच्छा हो जाएगा। तो ये अगर आप स्ट्रेटजी चेंज करना चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज है उसके लिए, इसको आप जैसे स्ट्रेटजी बनाना चाहिए बना लीजिए। ठीक है, अगला ई पंचायत वाला कर लेते हैं। ई पंचायत पोर्टल। तो इसको आप यही कह सकते हैं कि ई गवर्नेंस की दिशा में कदम। अब आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी देना है कि इस पोर्टल पे होगा क्या, इस पोर्टल पे क्या रहेगी, क्या चीजें रहेंगी पोर्टल पर। जानकारियां, कौन सी जानकारियां, पंचायत से संबंधित सभी योजनाओं, सभी योजनाओं की जानकारी। पंचायत से संबंधित सभी योजनाओं की जानकारी आपको एक पोर्टल पे मिल जाएगा। और इसमें सिर्फ पंचायत लेवल का नहीं, जो पंचायत समिति प्लस जिला पंचायत, तीनों का इंफॉर्मेशन एक जगह इकट्ठा होगा। आप इस पे देखेंगे कि पंचायत समिति और जिला पंचायत, ये तीनों का इंफॉर्मेशन जो है एक पोर्टल पे आपको देखने को मिलेगा। एक ही पोर्टल को एक्सेस करके आप तीनों लेवल की जानकारियां हासिल कर सकते हैं। उसके बाद एक जो सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जानकारी में ही आप देखेंगे वित्त के बारे में, कि कौन सी योजना को के लिए सरकार ने कितनी राशि मुहैया कराई है, कितने पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, कितने पैसे आपके इस योजना के लिए पंचायत को दिए गए हैं, कितने खर्च हो गए हैं, कितने बाकी हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको वित्त के बारे में हर एक व्यक्ति ये जाके देख सकता है कि पंचायत को 1 करोड़ रुपया मिला था, उसमें उसने 20 लाख रुपए खर्च किए हैं, 80 लाख आज भी बचे हुए हैं। और 20 लाख में अगर उसने काम किया है, अगर मान लीजिए उस पैसे से काम किया है, तो काम का जो प्रोग्रेस है, काम का प्रोग्रेस, इसे भी आप देखिएगा। जो फोटो अपलोड किया जाएगा, फोटो अपलोड होगा। कार्य की शुरुआत, इसके बारे में कार्य की शुरुआत, उसकी प्रगति और कार्य का अंत, ये सब फोटो वीडियोज के थ्रू इस पे आपको जानकारी हासिल होगी। आपको समय समय पे कोई भी आप काम करा रहे हैं, अगर मान लीजिए कितना काम हुआ है, उसका आप फोटो वीडियो इस पे अपलोड करेंगे। किसी भी चीज़ की जानकारी आप देखना चाहते हैं, एक आम जनता अगर देखना चाहती है,
तो इन सब इंफॉर्मेशन को वो जाके देख सकती है। तो आप देखिए कि इससे क्या होगा, सबसे बेहतरीन कदम है, इससे होने वाला क्या है? पारदर्शिता, करप्शन, भ्रष्टाचार में कमी। तो देखिए कि ई गवर्नेंस का जो उद्देश्य है उसको ये कैसे फुलफिल करता है। ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है कि आप त्वरित गति से लोगों तक सर्विस को पहुंचाइए। एक वर्ड आता है इंग्लिश में, हम लोग पढ़ते हैं उसको फैट। इसका मतलब है फास्ट, अकाउंटेबल, और इसका मतलब ट्रांसपेरेंट। ई गवर्नेंस का जो उद्देश्य है वो फैट बोलते हैं। फास्ट, त्वरित गति से, अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह, और ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। तो ई गवर्नेंस से आप त्वरित गति से लोगों तक सुविधाओं को पहुंचा सकते हो। आप उत्तरदायी होते हो, लोगों के प्रति जवाबदेह होते हो। लोग आपसे सवाल पूछेंगे, लोग ये पूछेंगे कि भाई तो आप तो दिखा रहे हो पोर्टल पे कि आपने 1 करोड़ में से 50 लाख खर्च कर दिए, काम कहाँ हुआ है? पूछेंगे ना अपने मुखिया से, वहां तो दिखा दिए भाई तुम 50 लाख तुम खर्च कर दियो, कहाँ खर्च किए? अपने जेब में डाले हो या रोड बनवाए हो? और वो कहता है कि इस एरिया का रोड बनाया, फोटो कहाँ है? लोग क्वेश्चन करेंगे ना, फोटो तो तुमने दूसरी जगह का डाल दिया। उसका भी उपाय है, जियो टैगिंग कर लीजिए, वीडियोस बनाइए। तो टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है, तकनीकी ऐसी चीज है जिससे आप भ्रष्टाचार को चाहें तो खत्म कर सकते हैं, जड़ से मिटा सकते हैं। जिस तरह से शिक्षा विभाग में हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, जो बिहार में एक बहुत बेहतरीन पहल है शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए। आप देखिए कि आज के डेट में सारे शिक्षक समय से आते हैं और शाम के 5 बजे तक स्कूल में ही रहते हैं, और जो शिक्षक महीनों से लापता थे उनको बर्खास्त कर दिया गया है। तो अगर सरकार चाहे और सिस्टम चाहे तो किसी भी चीज में बदलाव ला सकती है। और तकनीकी का प्रयोग आप देखिए कि बायोमेट्रिक सिस्टम आ गया है, हर जगह बायोमेट्रिक से अटेंडेंस होता है। जो राजभवन है बिहार में, वहां तो उससे भी एक कदम आगे है, अंगूठा ही नहीं, आपका फेस का रिकॉग्निशन होता है, आपके फेस का फोटो खींचा जाता है, कितने बजे आप आए थे वहां उस कैमरे के सामने, वो सब रिकॉर्ड होता है, कितने बजे आए, कितने बजे गए। तो टेक्नोलॉजी से अगर आप चाहें तो आपको 24/7 ट्रैक किया जा सकता है। तो जो शिक्षा विभाग में एक और जो परिवर्तन आया कि जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी थे, आधे समय तक वो अपने क्षेत्र में घूमेंगे, स्कूल में जा जा के देखेंगे कि पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है। और ये अगर वो कहें कि घर पे ही बैठे रहे, बोले हमने मुआयना कर लिया, वो भी नहीं संभव है। आपको जाना है, आपको जियो टैगिंग करना है, फोटो खींचना है, वीडियो अपलोड करना है, उस जगह पे आप गए थे उसके साथ डेट स्टाम्प और टाइम स्टाम्प रहना चाहिए फोटो पे, तब आपको पोर्टल पे जाना है। उसका एक और स्टेप है कि आपका जीपीएस आपका ट्रैक होगा कि आप कहाँ गए, कितने बजे से कितने बजे तक आप कौन से क्षेत्र में थे, कौन से स्कूल में पहुंचे, कितने देर रुके हुए थे, आपकी गाड़ी में लगा दिया जाएगा, आपको गाड़ी दे दी जाएगी। तो आप टेक्नोलॉजी से चाहें तो कुछ भी परिवर्तन ला सकते हैं। और उसी की तरफ एक पहल है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस की बात हम करते हैं कि तकनीकी से लोगों तक आप कैसे सरकार को पहुंचाएंगे, दरवाजे तक आप कैसे सुविधाओं को लेके जाएंगे, पारदर्शिता कैसे लाएंगे, कितने त्वरित गति से आरटीपीएस की जो सुविधा आप देखते हैं कि 15 दिनों के अंदर आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 1 सप्ताह के अंदर आपको ये कागज मिल जाएगा। तो ये सब किससे हुआ है? ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस में एक ये पहलू है कि पंचायतों का भी आप पोर्टल बना दिए हैं और कंप्यूटर के माध्यम से सारे डाटे, सारे आंकड़े आपके पास एकत्रित हैं। इससे आप डुप्लीकेसी को रोक सकते हैं, फर्जी लोगों को जो ट्रांसफर हो रहा है पैसे, उसको आप रोक सकते हैं। इसमें एक और सुविधा दी गई है, वित्तीय सुविधा दी गई है, आप देखेंगे इस पोर्टल के तहत। इस पे जो है डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से पैसे का ट्रांसफर होगा, पैसे का भुगतान। मतलब लाभार्थियों को जो पैसे भेजे जाते हैं, चाहे इंदिरा आवास योजना हो या फिर शौचालय से संबंधित योजना हो, तो जो पैसे भेजे जाएंगे वो इसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सीधा डायरेक्ट अकाउंट में भेजे जाएंगे। और ये डिजिटल सिग्नेचर जो है, जो व्यक्ति है उसके डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से पैसे का भुगतान होगा। और इस पैसे के भुगतान की सूचना जो है वो आपको एसएमएस अलर्ट से, एसएमएस और मेल के माध्यम से आपको दी जाएगी कि आपका भुगतान हो गया है। आपको ऑफिस में जाके चक्कर नहीं लगाने हैं कि पैसे आए नहीं आए, आपको ऑटोमेटिकली सूचना मिल जाएगी कि आपके पैसे आए हैं नहीं आए हैं, इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। तो ये सब चीजें हैं। आप देखिए, जितना आप पब्लिक को ऑफिस में आने से रोकेंगे, ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज तरीके से काम हो जाए, उतना भ्रष्टाचार आपका रुकेगा।
आपको ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं है, सारी सुविधा आपको बटन के क्लिक पे अवेलेबल है। जब आप ऑफिस की चक्कर नहीं काटेंगे और एक समय सीमा निर्धारित कर दी जाएगी कि जिस दिन यह आवेदन आया उसके आप 7 दिन के अंदर इसका निष्पादन करना है, और कंप्यूटर में आपने जिस दिन एप्लीकेशन डाला और उसके डेट आपका दर्ज हो गया, 7 दिन के अंदर आप भुगतान नहीं करते हैं तो जिम्मेवारी फिक्स की जाएगी। अकाउंटेबिलिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जवाबदेही, तो कौन सा पदाधिकारी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया वो पता है, वो भी कंप्यूटराइज है डेटा कि इसके ऊपर किसको एक्शन लेना था, किसके लॉगिन में ये पेंडिंग है, तो उसके ऊपर आप इमीडिएटली कार्रवाई कर सकते हैं कि क्यों नहीं हुआ, उससे आप जवाब मांग सकते हैं। जवाबदेही ऐसे ही सुनिश्चित करेंगे ना कि किसकी जवाबदेही थी कि ये करना था और नहीं हुआ। अगर कंप्लेंट भी करना है तो उसके लिए भी ऑनलाइन पोर्टल है, आपका पेमेंट नहीं आया तो आप उसकी शिकायत दर्ज करें ऑनलाइन, और उसकी भी रिकॉर्डिंग होगी, उसके ऊपर आपने आंसर क्या दिया ये भी होगी फिक्स। तो आप तकनीकी से चाहें तो कई सारे बदलाव कर सकते हैं। जितने भी फर्जी अकाउंट्स हैं, फर्जी फंड के जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, नरेगा में मुखिया के ही रिलेटिव होते हैं लाभार्थी जो कभी एक भी दिन काम नहीं करने गए फील्ड में, लेकिन वो भी श्रमिकों की सूची में रहते हैं और पैसे लेते हैं, तो इन सब लोगों के ऊपर आप रोक लगा सकते हैं। पब्लिक भी देखेगी कि किस किस को पैसे मिले हैं NREGA के तहत, किसने काम किया है किसने नहीं काम किया है। तो इससे आप भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, लोगों के लिए सुविधाओं को बेहतर करेंगे, आपका जनतंत्र बेहतर होगा, पारदर्शी बनेगा, तो उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, अब एक और जो था छोटे प्रश्न में, वैशाली लोकतंत्र महोत्सव। कहाँ हुआ था ये बताइए, कहाँ मनाया गया ये बताइए। ये वैशाली महोत्सव नहीं है, ये वैशाली लोकतंत्र महोत्सव है, नालंदा विश्वविद्यालय में। आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो ये आप देखिए कि ये नालंदा, जनतंत्र और वैशाली, ये सब आप देखिए कि बिहार की ये सब विरासतें हैं। कहा जाता है कि बिहार में जनतंत्र की जननी है बिहार, कहते हैं ना हम लोग, जनतंत्र की शुरुआत लिच्छवी गणराज्य। आप देखिए कि 700 ईसा पूर्व के टाइम ही, जहां विश्व में कहीं भी इस तरह की, जो आज के डेट में हमारा संसद है या विधानसभा जैसे है, उस तरह की सभा होती थी, और सभा में लोग बैठ के आपस में विचार विमर्श करके, डिबेट्स एंड डिस्कशन करके किसी निष्कर्ष पे पहुंचते थे। और ये लोकतंत्र के इतिहास में हमने बिहार ही है जहां से लोकतंत्र की शुरुआत हुई, और पूरे विश्व में लोकतंत्र बाद में स्थापित हुआ, लेकिन शुरुआत जननी कहते हैं हम लोग लिच्छवी गणराज्य, जहां से इसकी शुरुआत हुई। लोग साथ बैठकर नीति का निर्धारण, या राज्य हित में फैसले लेते थे। और ये 700 ईसा पूर्व के समय की घटना है। तो इसी विरासत को जिंदा रखने के लिए, इसी विरासत को, उस परंपरा को याद करने के लिए हम एक फेस्टिवल मनाते हैं। वैशाली महोत्सव हर साल मनाया जाता है। 1945 के बाद से आप देखेंगे कि वैशाली जिले, जो कि कुंडग्राम में भगवान महावीर की जन्मस्थली है, और साथ ही साथ वहाँ पे बुद्धा का भी, बुद्धा से संबंधित भी वहाँ पे चीज़ें हैं। वहाँ पे स्तूप है, बुद्धा स्तूप भी है, तो बुद्धिज़्म प्लस जैनिज़्म का तीर्थ स्थल भी है। और भगवान महावीर के जन्मस्थली होने के कारण वहाँ पे 3 दिन का महोत्सव मनाया जाता है। महावीर जयंती के दिन 3 दिन तक मनाया जाता है वो, और उसमें कई तरह के लोकल कार्यक्रम होते हैं। बिहार के शास्त्रीय संगीत हैं या फिर लोकगीत हैं, इनको दिखाया जाता है, और कई से देश विदेश सब जगह से लोग आते हैं।
लेकिन ये अनूठा इसलिए था कि नालंदा विश्वविद्यालय में हमने जनतंत्र का त्योहार मनाया। और एक जो महत्वपूर्ण है इससे जुड़ा हुआ, वो G20 में भी आप देखेंगे, G20 में भी नालंदा और लोकतंत्र, नालंदा और लोकतंत्र, इस दोनों को हमने दर्शाया था। यहां भी एक स्टॉल लगा के G20 में भी विदेशी पर्यटकों को हम दिखा रहे थे कि हमारे बिहार की विरासत क्या है, लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई थी, और कैसे जो शिक्षा का जो केंद्र था नालंदा, वहाँ देश विदेश से लोग आते थे पढ़ाई करने के लिए। तो ये एक हमारी विरासत को दिखाने का, दर्शाने का एक बेहतरीन पहल है। और इसके द्वारा आप बिहार के विकास को जोड़ सकते हैं, बिहार के पर्यटन को जोड़ सकते हैं, बिहार को फिर से हम उसी तरफ ले जाने की बात कर सकते हैं कि बिहार की विरासत जो है उसको फिर से हम उस पीरियड को वापस हम बिहार में लेके आएँ। बिहार में पर्यटन को बढ़ाने के लिए इस तरह के महोत्सव करने कितने महत्वपूर्ण हैं, ताकि लोग देश विदेश से लोग आएँ, बिहार के बारे में जानें, बिहार के गौरवशाली अतीत के बारे में जानें, और लोग अट्रैक्ट हों। और इसमें आप देखेंगे कि कई सारे देश से लोग आए हुए थे, विदेश के लोग भी आए हुए थे, श्रीलंका है या फिर कोरिया है या जापान है, विभिन्न देशों से लोग आए थे और इस चीज़ को देखे, उस कार्यक्रम को समझे। और इसकी वजह से आप जितने भी हमारे पर्यटन के जो जगह है, जैसे वैशाली है, नालंदा है, इसको हम प्रमोट कर सकते हैं ताकि हमारे यहाँ टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। और नालंदा विश्वविद्यालय को अगर हम लोग पुनर्जागृत कर ही रहे हैं, वहाँ पे भी फिर से ज्ञान का केंद्र बन जाए वो बिहार जो है, ताकि सभी लोग आए और शिक्षा का वो केंद्र बने। इस दिशा में हम प्रयास कर सकते हैं और इससे बिहार की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। अगर टूरिज्म बेहतर होगा तो पर्यटक जितने ज़्यादा आएंगे उतना आपके यहाँ पे डिमांड बढ़ेगा, और पर्यटक जैसे ही आएंगे, रुकने लगेंगे, आपका स्थानीय विकास ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आएंगे, पैसे लेके आएंगे, आपके सामानों को खरीदेंगे, आपके खाने को खाएंगे, आपके होटलों में ठहरेंगे, आपके सारे एरियाज में वो घूमने जाएंगे। तो जहाँ भी जाएंगे वो कहीं ना कहीं आपके चीज़ों को खरीदेंगे या फिर आपसे पैसे का लेन देन होगा। जब ये सब चीज़ें होंगी, कई सारे टूरिस्ट गाइड पैदा होंगे हमारे पास, उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, हजारों की संख्या में आप रोजगार पैदा कर सकते हैं। तो इसको आप बिहार के विकास से जोड़ के आप लिख सकते हैं। एक जो लास्ट पैराग्राफ होगा उसमें वो बिहार के विकास से जोड़ दीजिए कि इसकी अहम भूमिका हो सकती है, सरकार को पहल करने की आवश्यकता है, इसके थ्रू हम टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं बिहार में। और इतिहास आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। लोकतंत्र की जन्मस्थली, अहिंसा का संदेश, जियो और जीने दो का संदेश, सब जितने भी भगवान महावीर के जो चीज़ें हैं आप उन सबको लिख सकते हो। और ये सब हम इसके थ्रू दिखाते हैं, वैशाली महोत्सव जो है उसके थ्रू। इसके बाद है कृषि विकास रोड मैप। और एक और जो इम्पोर्टेंट है इस बार, आप लोगों ने देखा होगा COP 28 में बिहार को दिया गया था, एक टाइम दिया गया था, टाइम स्लॉट दिया गया था, बिहार ने एक प्रेजेंटेशन दिया है। किस चीज़ पे दिया है? जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली को आप देखिए कि विश्व स्तर पे, वैश्विक पटल पर रिकॉग्निशन मिला है। और COP 28 क्या है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, UNFCCC बोलते हैं उसको, यूनाइटेड स्टेट फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट कन्वेंशन। उसके कुछ पार्टीज हैं जो सिग्नेटरीज हैं, वो हर साल इस तरह से बैठक होती है, उसमें आते हैं, मिलते हैं और जलवायु परिवर्तन के बारे में चर्चा करते हैं और कैसे 1.5 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़े, इसके लिए कवायद की जाए। और बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन को वहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है और काफ़ी प्रोत्साहन मिला है। और ये कहा जा रहा है कि इस तरह की चीज़ों को हम जहाँ भी पानी की समस्या है, जैसे कि सब सहारन अफ्रीका में कुछ देश हैं जहाँ पे पानी की समस्या से बहुत लोग जूझ रहे हैं, तो इसको हम लोग वहाँ पे फिर से इस तरह के प्रोजेक्ट को वहाँ पे लागू कर सकते हैं कि मिशन मोड में 4 साल में करोड़ों पेड़ लगाए गए हैं बिहार में। तो इस सबको प्रोजेक्ट किया गया, कई सारे 1.5 लाख से ज़्यादा तालाब हैं, नदियाँ हैं, उसको का जीर्णोद्धार किया गया है, उनको फिर से पुनर्जीवित किया गया है या नए तालाब बनाए गए हैं। तो बिहार जो है विश्व के पटल पे आ गया है और उसका काफ़ी नाम हुआ, काफ़ी सराहनीय कदम है ये। तो जल जीवन हरियाली एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इसमें जल प्लस वाटर, ग्रीनरी और आपका जीवन, सस्टेनेबल लाइफ जिसकी जो बात करते हैं,
कि भविष्य में जो लाइफ है वो सुरक्षित रहे, जीवन सुरक्षित रहे, उसके लिए हमें आज ही प्रयास करना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसमें जीवन ही सबसे नुकसान जीवन को ही पहुंचने वाला है, चाहे वो मनुष्य का जीवन हो या फिर जानवरों का जीवन हो, सबको नुकसान पहुंचने वाला है। पानी ही नहीं मिलेगा, पानी की कमी हो जाएगी, वृक्ष कम हो जाएंगे, जलवायु प्रदूषण इतना ज़्यादा हो जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर आपका जीना आसान नहीं होगा। कई सारे जो हीट वेव्स जो आ रहे हैं, आप देखेंगे कि कितने सारे लोग मर जाते हैं बिहार में, यूपी में, राजस्थान में। जब लू का सीजन आता है तो उसकी वजह से मर जाते हैं लोग। उसी तरह से एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बढ़ते हैं, ठंड भी उसी तरह से बढ़ती है और ठंड में भी लोग मरते हैं। बारिश होती है, बारिश के सीजन में भी आप देखिए कुछ लोग मर जाते हैं। तो जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से बाढ़ की फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, सूखा आ रहा है, तो इस दृष्टिकोण से अगर आप जोड़ के देखेंगे जल जीवन हरियाली को, तो बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और बिहार एक अग्रणी राज्य है, एक शुरुआत के राज्यों में है जिसने अपने बजट में हरित बजट, जिसको बोलते हैं ग्रीन बजट बोलते हैं, उसके लिए 9,000 लगभग 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं कि हमारा ग्रीन बजट मतलब पर्यावरण के संरक्षण के लिए, जलवायु को बेहतर रखने के लिए, बचाए रखने के लिए बजट में भी प्रावधान किए गए हैं। और हर साल उस बजट को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया ही जा रहा है, जिससे कि हम अपनी हरियाली को बचा के रखें, जल को बचा के रखें। तो वो एक देख लीजिएगा, वो भी मैं उसके महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो मैं बता दूंगा। उसके पहले कृषि रोड मैप देख लेते हैं। कृषि रोड मैप और अभी चतुर्थ कृषि रोड मैप, दो 2023 से 28, अभी तक 3 हो चुके हैं। तो 2008 से 12 पहला था, ये सब आंकड़े हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 2012 से 17, 2017 से 22 रखा गया था और 2022-23 में इसी को एक्सटेंड कर दिया था कोरोना की वजह से, ठीक है। ये 3 अभी तक कृषि रोड मैप लाए गए और चतुर्थ कृषि रोड मैप अभी ही हुआ है। राष्ट्रपति जी हमारे गए थे तो इसका उद्घाटन हुआ है। तो देखने वाली बात है कि 2008 के बाद से कृषि के क्षेत्र में हमने विभिन्न चरणों में कोशिश की है कि अलग अलग कैसे हम अपनी पैदावार को बढ़ाएं, कैसे हम किसानों की आय को बढ़ाएं, कैसे हम अनाज का भंडारण कर सकें, पैदावार इतनी हो कि बिहार राज्य को भी फायदा हो और साथ ही साथ हम देश के भी अनाज भंडारण में सहयोग कर सकें। इस दिशा में कदम उठाए गए हैं और विभिन्न चरणों में हमने काम किया है। विभिन्न चरणों में पहले गेहूं चावल पे ध्यान दिया, फिर उसके बाद हम फिशरीज, अंडे, मशरूम, इन सब पे ध्यान दिया। और सब जगह जहां भी प्रयास किया गया है, आप देखेंगे बिहार में पैदावार काफ़ी बढ़ी है। बिहार में अनाज के प्रोडक्शन में हम लोग 180 मिलियन टन प्रोड्यूस कर रहे हैं गेहूं और चावल, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मशरूम, अंडे और मीट में भी हम काफ़ी प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया है। तो ये जो है सार्थक प्रयास है और काफ़ी प्लान तरीके से, और जहाँ पे इंटरवेंशन करना चाहिए था वहाँ पे इंटरवेंशन किया गया। और उस दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये एक सराहनीय कदम है, सराहनीय प्रयास है बिहार सरकार का, किसानों की आय में बढ़ाने के लिए, या फिर आप चाहें तो उसके अनाजों के भंडारण की व्यवस्था करने में, उसके मार्केटिंग में, विपणन जिसको बोलते हैं, इन सब में प्रयास किया गया है, चरण दर चरण किया गया है। तो हमें ये देखना है कि फोर्थ कृषि रोड मैप में कहाँ पे ज़्यादा आप देखेंगे कुछ बदलाव किए गए हैं, नई नई चीज़ों को ऐड किया गया है। अब डिजिटल एग्रीकल्चर की बात की जा रही है चतुर्थ कृषि रोड मैप में। तो इसका मैं आपको फ्रेमवर्क बताता हूँ, जिस फ्रेमवर्क के अंदर आप चीज़ों को फिट कर सकते हैं, बैठा सकते हैं, जिससे आपका आंसर बेहतर होगा, वही मैं बता सकता हूँ आपको। तो आप जैसे इसकी शुरुआत करेंगे तो ये कह रहा है कि कृषि क्रांति है। कृषि क्रांति, ये सवाल भी यही कह रहा है, कृषि क्रांति। और कौन सी क्रांति आपने सुनी थी? हरित क्रांति का नाम सुना होगा आपने। हरित क्रांति जो हुई थी, आप देखेंगे इसका दायरा कहां था? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये जो क्षेत्र थे वहां पे
फोकस तरीके से हरित क्रांति लाई गई और वहाँ पे हाइब्रिड वैरायटी के जो सीड्स थे गेहूं और धान के, वो दिए गए किसानों को, और पैदावार इतनी ज़्यादा हुई कि हम लोग पूरा जो देश है ये अनाज से भरपूर हो गया और हम किसी के मदद के मोहताज नहीं रहे। एक समय ऐसा था कि अमेरिका से अनाज आते थे, शिप से उतरते थे और लोगों में बांट दिए जाते थे। तो अगर वो अनाज नहीं आता तो ऐसा लगता था कि लोग यहाँ भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। तो इस इतनी बड़ी समस्या को टैकल करने के लिए हरित क्रांति हमने लाया, और उस समय हमने ऐसे क्षेत्र को चुना जहाँ पे बड़े बड़े जमीन हैं, जहाँ पे जमीन के साइज जो है बड़े बड़े हैं, जहाँ पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, और शायद दिल्ली से नज़दीक है तो इंटरवेंशन आसान था। तो इसकी वजह से इसको चुना गया और पूरे बिहार, यूपी, ईस्टर्न यूपी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल को इग्नोर किया गया। इसमें आप देखेंगे हरित क्रांति का हिस्सा हमारा बिहार राज्य नहीं था, तो हम कृषि में पिछड़े रह गए। हमारे यहाँ भूमि सुधार उस तरह से नहीं हुए जिस तरह से यहाँ हुए। तो अगर इस दृष्टिकोण से हम देखें तो ये कृषि रोड मैप जो है, कृषि रोड मैप जो है, हरित क्रांति जो पूरे देश में हुई थी, पंजाब हरियाणा तक सीमित थी, वो हम बिहार में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और शुरुआत में आप देखे होंगे कि यहाँ भी हाइब्रिड सीड्स बांटे गए। हाइब्रिड सीड्स, इसके द्वारा जो है चावल गेहूं का पैदावार बढ़ाया गया। तो इसकी वजह से इसका नाम आप देखेंगे कि कृषि क्रांति है। तो हम लोग हरित क्रांति के हिस्सा नहीं थे, बिहार पिछड़ा था उसमें भी, तो हम एक कृषि क्रांति लेकर आए हैं। और ये चरण दर चरण हम लोग कर रहे हैं, ये चरणों में, विभिन्न चरणों में फोकस्ड तरीके से और हमने पैदावार चावल, गेहूं, मक्का सबका दुगुना कर दिया है। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम लोग विशिष्ट उत्पादों में नेतृत्व करने लगे हैं। कुछ विशिष्ट उत्पाद हैं उसमें नेतृत्व भी कर रहे हैं हम लोग। विशिष्ट उत्पादों में नेतृत्व। वो कौन से प्रोडक्ट हैं? मशरूम है, शहद है, मशरूम, शहद और मखाना। ये तीन ऐसे विशिष्ट प्रोडक्ट हैं जिसमें आप देखेंगे कि बिहार ने काफ़ी प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ाई है और इस तीनों में हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं भारत में। धान, गेहूं, मक्का के साथ चावल, गेहूं, मक्का, इसके साथ साथ आप देखेंगे अंडा, दूध और मीट, इस तीनों के उत्पादन में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। पहले चरण में हमने मोटे अनाज पे ध्यान दिया, उसके बाद हमने अंडा, दूध, मीट पे ध्यान दिया, विशिष्ट उत्पादों पे ध्यान दिया, सब्जियों पे भी ध्यान दिया, हरी सब्जियों पे भी ध्यान देने लगे हम। तो हम हर जगह फोकस तरीके से कोशिश किए, तो हम कहीं ना कहीं सफलता हासिल किए। हाँ, दलहन भी है। मतलब शुरुआती दौर में आप इन्हीं पे ज़्यादा फोकस था, और आप देखेंगे फोर्थ में जो है दाल के ऊपर ज़्यादा फोकस है और तिलहन प्रोडक्ट पे भी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है फोर्थ वाले में। जैविक खेती के ऊपर भी तृतीय कृषि रोड मैप पे ध्यान दिया गया, तो जैविक खेती की भी आप चाहें तो बात कर सकते हैं। लेकिन आपको जो इसमें जो मूल बातें लिखनी है शुरुआत में, जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जो होगा आपका, उसमें आपको यह दिखाना पड़ेगा कि कृषि जो है बिहार अर्थव्यवस्था का आधार है। बिहार अर्थ का मूल आधार, आधी आबादी को रोजगार, बिहार की जीडीपी में 26% योगदान। ये तीन बातें अगर आप लिखेंगे तो इससे आप दिखाएंगे कि बिहार के लिए कृषि कितना महत्वपूर्ण है और कितना महत्वपूर्ण रोल आप अदा करता है ये बिहार की अर्थव्यवस्था में।
और इस दृष्टिकोण से कृषि में सुधार अति आवश्यक थे, जिसे हमने कई चरणों में लागू किए कृषि रोड मैप के द्वारा। अभी तक 4 रोड मैप आए हैं और अभी वर्तमान में चौथा कृषि रोड मैप लाया गया है। विभिन्न चरणों में हमने गेहूं की उत्पादकता, चावल की उत्पादकता, मक्का की उत्पादकता को दुगुना कर दिया है। और साथ ही जो मैंने पिछले इसमें बताया, विशिष्ट उत्पादों में हम अग्रणी रहे हैं, मशरूम की खेती में, मखाना की खेती में। इसके साथ ही दूध, अंडा और मीट के भी उत्पादन में काफ़ी वृद्धि आई है। लेकिन इसके बाद आप बताएंगे कि अभी भी वर्तमान में ऐसी हालत है कि हम जरूर हम अनाजों में जो है बेहतरी किए हैं, अनाज के उत्पादन में बेहतरी किए हैं, लेकिन आज भी हमारे यहाँ गरीबी और भूखमरी भारत में सबसे ज़्यादा है। आज भी अगर तीनों टाइम खाने की बात कर लें तो बिहार के ऐसे कुछ चंद लोग हैं जो सबसे गरीब की श्रेणी में आते हैं। वो तीनों टाइम सफिशिएंट उनके पास खाना नहीं है, न्यूट्रिशस खाना उनके पास नहीं है। कुपोषण के शिकार जो है बच्चे हमारे यहाँ पे या फिर लोग हैं जो सबसे ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं आवश्यक यह है कि अनाजों में जो हमने विशिष्टता पाई है, उसी तरह से खेती में हम इस तरह की सुधार करें कि न्यूट्रिशन जो लोगों को तक पहुँचे, पोषक तत्व जो है लोगों तक पहुँचे, और कोई भी ऐसा गरीब ना रहे जो कि कुपोषण का शिकार हो, भुखमरी का शिकार हो। तो इसमें अभी प्रयास जारी रहने चाहिए। जो प्रयास अभी हुए हैं इसे हमें जारी रखने की आवश्यकता है। और इस दृष्टिकोण से चतुर्थ रोड मैप जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके बाद चतुर्थ रोड मैप की आप बात करेंगे कि चतुर्थ रोड मैप में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या हैं। तो उसमें 6-7 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। उस 6-7 मोटे मोटे उस मोटे जो हेडिंग होंगे, मेन हेडिंग होंगे, उसके अंतर्गत आप चीज़ों को रख सकते हैं या लिख सकते हैं। तो सबसे पहला, जैसा कि बाकी कृषि रोड मैप में था, कि कृषि उत्पादों में, कृषि उत्पादन में वृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि। सेकंड जो हो जाएगा इंक्रीज इन किसानों की आय, किसानों की आय बढ़ाना, किसानों की आय बढ़ाना। तीसरे हेडिंग में आप लिख सकते हैं भंडारण की सुविधा, कृषि उत्पाद के लिए ही, कृषि उत्पाद के लिए। स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज जो बोलते हैं हम लोग, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी जितनी ज़्यादा होगी तो अनाज जो है नुकसान कम होंगे, उसके ट्रांसपोर्टेशन में समस्या नहीं आएगी। लोकल लेवल पे आप भंडारण की व्यवस्था करें। और जो वैसे प्रोडक्ट जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं तो उनके लिए आप फूड प्रोसेसिंग जो बोलते हैं हम लोग, फूड प्रोसेसिंग, इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग मतलब प्रसंस्करण। जैसे लीची है, लीची से आप लीची का जूस बना दीजिए। अब देखिए कि बड़ी बड़ी बाहर की कंपनियां हैं, लीची का जूस बना के, और अगर आप फ्लाइट में अगर आप जा रहे हैं तो 100 रुपये में छोटा सा पैकेट देती है लीची का। और वो किसान को कितना मिलता है जो लीची पैदा कर रहा है। अगर बिहार में ही आप लोकल कंपनीज लेके आए, वहीं पे आप मुजफ्फरपुर जहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, वहीं पे आप वहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट बना दें, तो लीची पहले ट्रांसपोर्ट होके जाता है दूसरी जगह, दूसरे राज्यों में, वहाँ पे उसको प्रोसेस किया जाता है, उससे जूस बनाए जाते हैं और मार्केट में सप्लाई किया जाता है। और बड़ी बड़ी कंपनियां, बोट आप देख लें या फिर जो भी है, सब लीची का प्रोडक्ट बनाती हैं, लीची का जूस निकालते हैं। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं ये व्यवस्था हो? वहीं पे आप कर दीजिए ताकि वो ख़राब नहीं हो। लीची सबसे जो है पेरिसेबल है, सब बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आप एक्सपोर्ट भी करते हैं तो तीसरे दिन वो पहुँचता है तो वो ख़राब हो जाता है, तो ज़्यादातर रिजेक्ट हो जाते हैं हमारे माल। या फिर, और लीची ऐसा है कि तोड़ने के 72 घंटे के अंदर आप कंज्यूम नहीं करें तो उसके बाद वो बहुत फास्ट ख़राब होता है और कीड़े भी आ जाते हैं उसमें। तो जब इस तरह की चीज़ें हैं तो आप उसका प्रोसेसिंग यूनिट्स खोलिए, सबसे पास में प्रोसेसिंग कीजिए उसका। जितना फास्ट प्रोसेसिंग करेंगे उतना आप उसको प्रिजर्व कर पाएंगे। तो प्रोसेसिंग के ऊपर जोर है। उसके बाद आप देखेंगे फसल विविधता पे जोर है। अब
क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जिसको बोलते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। आप मोटे अनाज के साथ मिलेट, जो ज्वार बाजरा की आजकल जो प्रमोट किया जा रहा है, मिलेट ईयर मनाया जा रहा है, तो ज्वार बाजरा जैसे प्रोडक्ट है, मड़ुआ हमारे यहाँ जो बोला जाता था, उसको भी आप शामिल कीजिए, उसको भी आप प्रोड्यूस कीजिए, और वो काफ़ी न्यूट्रिशस भी है, और आप उसको दलहन तेलहन के साथ उसको भी पैदावार को साथ में एक ही ज़मीन पे कर सकते हैं, तो ये आपको बेहतरी होगी उससे। उसके बाद जो नेक्स्ट है, मार्केटिंग। मार्केटिंग कीजिए। इसमें जो कह रहे हैं कि बाजारों का आधुनिकीकरण बोलते हैं, बाजारों का जो लोकल मार्केट्स हैं, सब मंडी हैं, उसको मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, उसको आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं। उसके बाद है डिजिटल कृषि। ये एक नई चीज है, डिजिटल एग्रीकल्चर। आप लोगों ने ये नैनो यूरिया सुना है क्या? नैनो यूरिया, या फिर आईटी सपोर्ट फार्मर्स को, किसानों को, जिसमें आप मौसम की जानकारी को, मौसम की अग्रिम जानकारी, या फिर इंटरनेट के द्वारा। इंटरनेट से आप क्या जान सकते हैं? बाजारों में मूल्य को जान सकते हैं आप। एक बिहार के गांव में बैठा व्यक्ति ऐसे सेंटर में चला जाए जहां पे सुविधा उपलब्ध है इंटरनेट के माध्यम से, जो वहां बैठे बैठे गुजरात में उस सामान का मूल्य देख ले, महाराष्ट्र में मूल्य देख ले, दिल्ली में देख ले, और उसके बाद डिसाइड करे कि उसे कहाँ बेचना है, तो उसे बेहतर प्राइस मिलेगा, बेहतर दाम मिलेगा। तो एटलीस्ट वो दाम निर्धारित करने में सक्षम होगा कि आज के डेट में कौन से मार्केट में उसके प्रोडक्ट की क्या कीमत है। ये जानकारी अगर आप उसको इंटरनेट के माध्यम से जानकारी दिला देंगे, तो उसको आपको बेहतर प्राइस मिलने में, बेहतर प्राइस को जानने में, प्राइस डिस्कवरी जिसको बोलते हैं, उसमें उसको मदद मिलेगी। इन सब के साथ एक और जो जिसके ऊपर जोर है फोर्थ में, वो है पशु चिकित्सा। इसमें जो बात हो रही है कि मोबाइल ये आपके दरवाजों तक पहुंचेगा। मतलब एक वैन जैसी चीज है, जैसे एम्बुलेंस घूमता है ना, उसी तरह से एक पशुओं के लिए भी मोबाइल मीन्स मतलब वो घूमता रहेगा, एक जगह स्टेशनरी नहीं रहेगा, वो घूम घूम के जहां पर रिक्वायरमेंट है। आप सोचिए कि पशुओं को आप कहाँ लेके जाएंगे इलाज कराने, तो बेहतर है कि मोबाइल उसी को मोबाइल बना दीजिए, जिसमें आपके चिकित्सक हो, बैठे और घूमे और जाके सेवा पहुंचा दें, आपको जहां पे जरूरत है वहां पे पहुंचा दें। तो उस तरह की पशु चिकित्सालय की बात हो रही है कि दरवाजे तक आपके यहाँ सेवा पहुंच जाएगी। तो आप देखिए कि वेटनरी सर्विस जो है उसको डोर स्टेप डिलीवरी कहते हैं, कि दरवाजों तक सेवा जो है आपको प्रदान की जाएगी। तो इसके बारे में सोचा जा रहा है, इसके बारे में बातें की जा रही है। और एक और जो है वो है मौसम के अनुकूल खेती। मौसम के अनुकूल खेती, मौसम के अनुकूल खेती। जिस तरह से अभी मौसम बदल रहा है, आप देखेंगे ठंड जो है लेट से आती है, बारिश जो है लेट से आती है, तो क्यों नहीं हम जिस समय रोपते हैं, बीज को रोपने का समय आप देखेंगे कि जैसी बारिश होती है हम धान की रोपनी करते हैं। जब बारिश ही लेट से आ रहा है तो उसी के हिसाब से आप अपनी खेती में भी बदलाव कर दें, बदलते मौसम के साथ आप खेती के तरीकों में भी बदलाव कर दें,
और वैसे क्रॉप को प्रोडक्शन करें जिसमें बाढ़ या फिर सूखा का असर ज़्यादा नहीं होता हो, वैसे क्रॉप को आप उपजाएं। पहले से अगर आपको पता है कि इस बार सूखा पड़ने वाला है, बारिश कम होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी सोच को बदल दें। उसी तरह से पुरानी सोच की तरह कि धान उपजाते हैं तो धान ही उपजाएंगे, दूसरे क्रॉप को आप प्रोड्यूस करें जिसमें आप पानी की आवश्यकता कम है। आप ज्वार बाजरा मिलेट जो प्रमोट किया जाता है वो कम पानी में और बेहतर अनाज है जिसमें कि सारे पोषक तत्व हैं। तो क्यों नहीं हम मिलेट्स की खेती को प्रमोट करेंगे, ज्वार बाजरा मड़ुआ की खेती को प्रमोट करेंगे। धान और गेहूं से ऊपर उठ के इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की आवश्यकता है। जब मौसम बदल रहा है तो आप देखेंगे कई सारे, इस बार मोदी जी भी आप देखेंगे हर एक चीज़ में, G20 में भी जो खाने का मेन्यू था वो पूरी तरह से मिलेट से भरा हुआ था। बाजरे की रोटी थी या फिर रागी का हलवा था। तो आपके पास ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, उसी को आप प्रमोट कीजिए, उसी की खेती कीजिए। और बिहार में ये होती थी खेती, लेकिन अभी जो गेहूं और जो चावल की खेती की जो होड़ लगी है और सब लोग अपने खान पान में सिर्फ और गेहूं और चावल ही खाते हैं। पहले क्या होता था, खेती बाजारीकरण के लिए नहीं होता, बाजार में बेचने के लिए नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए किया जाता था। तो खाने के लिए जब किया जाता था तो वैसी चीज़ें, तीसी के बारे में आप सोचते होंगे, तीसी का भी उत्पादन होता था और हर एक प्लेट में गांव में आप देखेंगे कि तीसी होता था। लेकिन आज तीसी गायब हो गया, मार्केट से खरीद के लोग खाते हैं क्योंकि उसकी खेती नहीं होती है। और आज फिर से वही प्रचलन आ रहा है। तो बिहार अभी भी एक उदाहरण है जहाँ पे परंपरागत चीज़ों की भी खेती होती है और आधुनिक चीज़ों की भी खेती होती है। दोनों के बीच बेहतरीन समन्वय है बिहार में। तो इस चीज़ को देखते हुए बिहार में मौसम के अनुकूल खेती, इसको प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा और कुछ इसमें है, और बाजार समिति, हाटो, तालाब क्षेत्र। एक और जो है दलहन, जो मैंने बताया था, दलहन तथा तिलहन। में वृद्धि। और एक और जो लास्ट लिख लीजिए कि कीटनाशक जो होते हैं, कीटनाशक, पेस्टिसाइड के इस्तेमाल में कमी करने की बात की जा रही है, में कमी, इसके इस्तेमाल में कमी, क्योंकि कई सारे रिसर्च बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज करने की वजह से अब कैंसर जैसी बीमारी की समस्या हो रही है और भी कई तरह की बीमारियां होती हैं। तो जितना आप पेस्टिसाइड वाला यूज किया हुआ खाना खाएंगे उतना आपके स्वास्थ्य को नुकसान है। तो इस बार ये भी कहा जा रहा है कि कीटनाशक के इस्तेमाल में कमी करेंगे और सेहतमंद अनाज पे फोकस करेंगे। सेहतमंद अनाज कहने का मतलब है, इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होता है उसको बढ़ावा देंगे ये लोग। जैविक खेती, और ये जो नैनो यूरिया है आप देखेंगे, इससे टारगेटेड तरीके से ड्रोन के इस्तेमाल से आप जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही आप उसको सप्लीमेंट देते हैं। अदरवाइज क्या होता है, आप बाजार से लाए और अपनी मर्जी से उसमें छीट दिए, जितना मर्जी जितना अमाउंट छीट दिए। तो उससे होता क्या है, ठीक है आपके पास कीटनाशक नहीं आएंगे, आपकी पैदावार बढ़ जाएगी, लेकिन जमीन का बहुत नुकसान हो जाता है। वो जमीन में सारे केमिकल एज इट इज रह जाते हैं। और आप देखेंगे कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में इतना ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है कि जो नीचे अंडरग्राउंड वाटर है उसमें भी वो सारे NPK जो बोलते हैं, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सब उनके ड्रिंकिंग वाटर में शामिल हो गया है। वो ज़मीन के अंदर के जो वाटर को भी वो पॉल्यूट कर दिया है, गंदगी वहाँ तक पहुँच गई है। तो एक्सेसिव केमिकल जो है वो हार्म ही कर रहा है आपके पीने का पानी, जो सबसे कम स्रोत है हमारे पूरे विश्व में, उसको डैमेज कर रहा है। अंडरग्राउंड नेचुरली फिल्टर होकर पानी नीचे जाती है, सफाई हुई साफ की हुई पानी रहती है, सीधा आप उसको निकालिए पीजिए। आज के डेट में आप देखिए RO की आवश्यकता पड़ रही है। नेचुरली साफ करने की विधि हमारे प्रकृति में थी, और देखिए कि हम आज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। समुद्र का पानी जो खारा पानी होता है, देखिए प्रकृति में कैसी विधि है कि नारियल का पानी उसी खारे पानी को मीठा कर देता है, और समुद्र के किनारे ही नारियल ज़्यादा होते हैं। आप देखिए वो जड़ों से लेके और
क्या अंदर प्रोसेसिंग होती है, और नारियल के अंदर जो पानी आता है वो मीठा पानी होता है। और हमारे यहाँ समंदर के किनारे जो चेन्नई जैसी शहर है, वहाँ पीने के पानी की किल्लत है। तो प्रकृति से हमें सीखने की ज़रूरत है, प्रकृति के साथ चलने की ज़रूरत है। प्रकृति के अंदर ऐसे तौर तरीके हैं कि वो खुद अपने आप को साफ कर लेती है, खुद अपने आप को क्लीन कर लेती है। बस आप उसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कीजिए, उसको एक लेवल में छेड़िए। तो पानी को साफ करने के अपने आप उसके तरीके हैं। अंडरग्राउंड वाटर है, उसको ज़मीन में कई लेयर से छन के जाता है, नेचुरल फिल्टर है वो। कई लेयर से छनने के बाद आप 200 फीट में बिहार में अगर पानी आप निकालते हैं तो डायरेक्ट आप पी सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है आरओ की। तो बिहार में पानी प्रचुर मात्रा में है, उसे हमें बचा के रखने की आवश्यकता है। इसलिए भी जल जीवन हरियाली वाला जो कार्यक्रम है वो उस दिशा में एक बेहतरीन कदम है। ठीक है, इसके कंक्लूजन में आपको बता दूं, इसका जो कंक्लूजन अगर लिखेंगे आप, इसका जो कंक्लूजन है, तो आप बिहार के सर्वांगीण विकास की जरूर बात करेंगे। आप जरूर उसकी बात करें कि बहुत अच्छी पहल है, ये कदम है, लेकिन बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि रोड मैप की तरह, कृषि रोड मैप की तरह शिक्षा, रोजगार, प्रति व्यक्ति आय के लिए भी रोड मैप बनाकर की आवश्यकता है। बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि रोड मैप की तरह शिक्षा, रोजगार, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए भी रोड मैप बनाकर काम करने की आवश्यकता है, ताकि सर्वांगीण विकास हो बिहार का। सिर्फ कृषि के क्षेत्र में विकास नहीं करे, शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास करे, और जो सबसे पिछड़े पायदान पे है, इसी तरह से रोड मैप बना के हम आगे की तरफ बढ़ें। कृषि ही नहीं, कृषि की तरह आप बाकी क्षेत्रों में कर सकते हैं। इस बार राष्ट्रपति जी ने भी यही कहा कि मैं चाहती हूँ कि बिहार जो है, जिस तरह से कृषि में प्रगति कर रहा है, ये 4th वाले में बाकी क्षेत्रों में भी बिहार आगे बढ़े, और इसी तरह रोड मैप बना के फेज बाई फेज मैनर में कि 2028 तक हम 90% साक्षरता दर अचीव कर लेंगे, और उसके ऊपर आप काम कीजिए। रोजगार में हम आज 20% बेरोजगार हैं, तो हम 10% कर देंगे, 10% ज़्यादा बेरोजगारी नहीं रहेगी हमारे यहाँ। प्रति व्यक्ति आय को हम 5 साल में 2 गुनी कर लेंगे, 1.5 गुनी कर लेंगे। इस तरह से टारगेट बना के, रोड मैप बना के काम करने की बाकी क्षेत्रों में भी आवश्यकता है कृषि की तरह। तो आप इस तरह से कंक्लूजन लिखेंगे। आपका कंक्लूजन जो हमेशा जो है ना, बड़ा होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, ब्रॉडर होना चाहिए, बिहार के विकास से जोड़ के होना चाहिए। बिहार की भारत में पहचान अलग से कैसे बने, इन सब चीज़ों पे फोकस करता हुआ होना चाहिए, और जो टॉपिक लिखे हैं उससे जोड़ के, उसी से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए। तो आपका कंक्लूजन जो है थोड़ा लार्जर मैसेज देगा, ब्रॉडर मैसेज देगा रीडर को, कि आप बिहार के बारे में सोचते हैं, बिहार के विकास के बारे में आप सोच रहे हैं कि किस तरह की कल्पना होनी चाहिए। तो इस पे आप कंक्लूड करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, कास्ट सर्विस तो कल कर ही दिया था। एक बार 5 मिनट जल जीवन हरियाली भी कर ही लेते हैं। जल जीवन हरियाली, इसके आगे क्या है? जल जीवन हरियाली के बाद इसके आगे क्या है? बिहार सरकार, आप लोग बिहार के बारे में पढ़ते हैं तो इसके आगे भी तो पता होना चाहिए, इसके आगे भी कुछ है, तभी होगी खुशहाली। जल जीवन हरियाली तभी होगी। इसको याद कर लीजिए, ऐसे में या फिर कहीं भी आप इसको लास्ट में आप जोड़ सकते हैं, या पर्यावरण
पर्यावरण से संबंधित कोई सवाल आए या फिर ऐसे आए आपको क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो कहीं भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पंच लाइन है उसका कि जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली। जो महत्वपूर्ण अभी इसलिए हो गया है ये, क्योंकि COP 28 में बिहार के प्रयास को, इस प्रयास को ये जो स्कीम है, ये जो है जल प्रबंधन, जल प्रबंधन वनस्पति प्रसार तथा जीवन अस्तित्व, जीवन का अस्तित्व, इस तीन चीज के बीच में आप देखेंगे अंतर संबंध स्थापित करता है। अंतर स्थापित करता है। इस तीनों के बीच में समन्वय और अंतर संबंध स्थापित करता है ये एक स्कीम। और जो आप 2030 का जो टारगेट कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, या फिर 1.5 डिग्री तक टेम्परेचर को जो है सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, पूरे विश्व स्तर पे इसका प्रयास किया जा रहा है। उससे आप इसको जोड़ के इस स्कीम को देख सकते हैं कि जल, जीवन और हरियाली कि प्रकृति का कितना महत्व है। जीवन को अगर आप सस्टेन करना चाहते हैं इस धरती पे, जिस तरह से हजारों साल से जीवन चला आ रहा है, आगे भी हजारों साल तक चलता रहे, अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो शायद बहुत जल्दी ये धरती जलमग्न हो जाएगा, सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, सारे पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, तो फिर जीवन की कल्पना करना ही मुश्किल है। जिस तरीके से हम जी रहे हैं ना, तो आने वाले 50 साल में हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है सर्वाइव करेगा कि नहीं, ये क्वेश्चन हो जा रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं खत्म होते जा रहे हैं, नए नए चीज़ों के बारे में हम सोच रहे हैं। तो पानी जो है बहुत सीमित है, सारी नदियों को हम गंदा कर चुके हैं, और जो ऊपर का जो सरफेस पे नदियां थी उसको भी खत्म कर चुके हैं, और नीचे अंडरग्राउंड वाटर है उसको भी हम बर्बाद करते जा रहे हैं। तो जिस तरह का जीवन स्तर हमारा है, जिस तरह से हम जीवन जी रहे हैं, अगर इसी तरह से जीते रहें तो हम सही में इस धरती को नर्क ही बना देंगे। पहले से शायद ये स्वर्ग थी। तो उस दिशा में ये कदम जो है बहुत सराहनीय है, और इस तीनों जल प्रबंधन, वनस्पति प्रसार और जीवन का जो अस्तित्व है, इसके अंतर संबंध को ये स्थापित करता है, और तीनों के बीच में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। आप ये चीज़ देखेंगे तो बिहार का जो ये प्रयास है कि कई सारे पेड़ लगाए जाएंगे, लाखों करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाए जा रहे हैं, छोटे छोटे तालाब और नदियां हैं उसको फिर से जीर्णोद्धार उसका किया जा रहा है, उसका नवीनीकरण किया जा रहा है, उसको बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको बचा के रखने का प्रयास है, और हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने में ये मददगार होगा। अगर आप लोकल जो जलाशय है उसको आप प्रोटेक्ट कीजिए तो ये बेहतर हो सकता है आपके पास। फिर उसके बाद इसका जो एक और जो पहलू है, जितने ज़्यादा आपके पास पेड़ होंगे, आपका प्रदूषण जो है उसके ऊपर नियंत्रण होगा, प्लस आपका जो भूजल स्तर है उसको बढ़ाने में भी जंगल मददगार होते हैं। आप बाढ़ का जो पानी आता है, अगर बाढ़ के पानी की बात करते हैं, अगर फ्लो होता है, तो अगर इसको आप ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं किस चीज़ से, पेड़ों से, पेड़ से ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं तो इसका स्पीड कम होता है, और जब स्पीड कम होगा, स्टैग्नेंट होगा, तो ये नीचे जाएगा पानी। लेकिन अभी जो हमारा जो अर्बनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर हो चुका है, यहाँ पे जमीन खाली है ही नहीं, हर जगह क्या है, पत्थरों का जाल लगा हुआ है, और उस पत्थर का जाल जो कंक्रीट जो सरफेस है हमारा, कहीं भी नीचे अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में है ही नहीं मददगार। तो ये क्या होता है, पानी, बारिश जो पानी हो रहा है या फिर बाढ़ का जो पानी आ रहा है, इसके ऊपर फ्लो करता है और पूरा जलमग्न कर देता है एरिया को। और पहले ये स्थिति नहीं थी, खाली जमीन थे, खाली या तो खुला मैदान होगा या फिर पेड़ पौधे होंगे, और वहाँ पानी लगेगा तो ऑटोमेटिकली आपका भूजल स्तर जो है वो बढ़ जाएगा।
तो इसलिए भी पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है। और इस प्रयास से आप देखेंगे कि 2019 में ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। 2019 में 9.6% था हमारे पास ग्रीन एरिया जिसको बोलते हैं। अब ये 2021 में ये बढ़ के 14.6% हो गया। तो 5% के आसपास लगभग वृद्धि हुई है हमारे, लगभग 5% इंक्रीज आप कह सकते हैं, 5% वृद्धि। ग्रीन एरिया, इसको हरित आवरण कह लीजिए हिंदी में। तो ये 5% जो है बढ़ा है। और जो आंकड़े हैं कि 4 साल में 1.5 लाख जल निकायों का निर्माण या जीर्णोद्धार किया गया है। और आप देखेंगे कि पेड़ लगाने के लिए भी किसानों को पैसे दिए जाते हैं। एक पेड़ लगाने के लिए 60 रुपये 70 रुपये ऐसे राशि दी जाती है। और नर्सरी से पेड़ आप लेके जाइए और लगाइए। तो नर्सरी भी काफ़ी ग्रो किया है। नर्सरी में अलग अलग तरह के पेड़ टिश्यू कल्चर के थ्रू पैदा किए जा रहे हैं। बांस की खेती की जा रही है कई सारे क्षेत्रों में। तो काफ़ी कोशिश है सरकार की, हमारा जो हरित आवरण है, ग्रीन एरिया जो है वो बढ़े, परसेंटेज में बढ़े। और मिनिमम 25% तो शायद होना ही चाहिए, तभी वो बाकी जो पॉपुलेशन है हमारा उसको वो कैटर कर सकता है। 10% के भी नीचे है तो 8% 6% तक आ गया था। तो धीरे धीरे प्रयास से आप देखेंगे, सार्थक प्रयास से हरित आवरण में भी वृद्धि आई है। उसके बाद तीसरी बात आप लिख सकते हैं हरित बजट के बारे में। हरित बजट 2023-24 में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, 9,980 है, लेकिन 10,000 आप रफली लिख सकते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन को रोकना, जलवायु परिवर्तन को रोकना, जो बायोडाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं, जैव विविधता, उसको बनाए रखना। बायोडाइवर्सिटी, to maintain the biodiversity. और फॉरेस्ट एरिया जो बोलते हैं, वन क्षेत्र को भी बढ़ाने के लिए वन क्षेत्र हो गया। वन क्षेत्र और वो जो हरित आवरण है, दोनों में अंतर है। आप अगर देखिएगा, ये होता है कि अगर आप डेंसली पेड़ों को लगाएंगे तो फॉरेस्ट एरिया है। अगर स्पार्स है, पेड़ों के बीच में दूरी है, तो उसको हम लोग जंगल नहीं कहते हैं, उसको हरित आवरण के श्रेणी में रखते हैं। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। और फॉरेस्ट एरिया को बढ़ावा देने के लिए अगर आप देखेंगे तो ये जो वित्त आयोग होता है ना, वित्त आयोग के द्वारा राज्यों को राशि दी जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। तो उसमें एक आजकल जोड़ दिया गया है, जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें एक लिखा गया है कि जिस राज्य में फॉरेस्ट कवर, वन क्षेत्र सबसे ज्यादा है, उसको कुछ ज्यादा पैसे दिए जाएं ताकि वो उसको बचा के रखें। मान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश में 90% फॉरेस्ट एरिया है, तो उसके पास वो कहेगा कि गुजरात में
इंडस्ट्रीज हैं तो हम भी अपने इंडस्ट्रीज लगाएंगे, पेड़ों को काट देते हैं। तो उसके एवज में कहते हैं कि नहीं, आप उसको बचा के रखो। जिसके पास ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है उसको ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं उसी अनुपात में। तो बिहार में मात्र 6-7% ही फॉरेस्ट एरिया है तो बिहार को कम पैसे मिलते हैं, और अरुणाचल प्रदेश राज्य जहाँ पे 90% फॉरेस्ट कवरेज है तो उसको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। ताकि वो ग्रीनरी पूरे भारतवर्ष में एक तरफ उत्पादन हो रहा है तो कहीं तो आपके पास फॉरेस्ट होना चाहिए जो कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जित हो रहे हैं उसको सोख ले। तो कहीं ना कहीं आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो उस दृष्टिकोण से भी आप देखिएगा कि राज्यों को फंड दिया जा रहा है, जलवायु परिवर्तन कैसे अफेक्ट कर रहा है, बजट में भी पैसे के ट्रांसफर में भी राज्य केंद्र राज्य के बीच में जो पैसे का जो बंटवारा होता है उसको भी अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो जलवायु परिवर्तन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और उस दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो जल जीवन हरियाली बहुत अच्छी पहल है। और अब तो देखेंगे कि COP28 में भी हमारे सेक्रेटरी जाके वहाँ पे प्रेजेंटेशन दी और काफ़ी तारीफ हुई है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्लास में बताइए आप लोग, क्योंकि इसमें तो मुझे वो बाकी जो क्वेश्चन पेपर जो मुझे दिए गए हैं उसमें मुझे बिहार से संबंधित कुछ दिखा नहीं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोड मैप तो ये तो हो ही गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिफरेंस बिटवीन फिस्कल पॉलिसी, विंटर रेनफॉल पैटर्न। जो अभी जो रिसेंटली कुछ कुछ आया है, एक तो कास्ट सर्वे करा ही दिया, एक बिहार फिर से विशेष राज्य की मांग कर रहा है। आप देखे होंगे कि फिर से मांग कर रहा है, तो उसके बारे में हम एक बार देख लेंगे कि विशेष राज्य की मांग फिर से दोहराई जा रही है। और दूसरा जो है, जो शराबबंदी है उसका असेसमेंट किया जा रहा है फिर से तीसरी बार कि इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या असर है, ये अच्छा कदम है या खराब कदम है, इसमें और क्या सुधार होने की आवश्यकता है। इसका फिर से असेसमेंट हो रहा है, बिहार राज्य सरकार के द्वारा कराई जा रही है कि हमने जो पहल उठाया है ये सार्थक है या निरर्थक है। तो उसके बारे में हम देख लेंगे कि उसका इम्पैक्ट जो है वो क्या है बिहार के ऊपर। और भी अगर करंट से रिलेटेड अगर कुछ बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों को नजर आ रहा है तो मुझे बता दीजिए, वो सब मैं करा दूंगा। जो बिहार में इस साल बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, या नहीं तो मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। हाँ, बॉटलिंग, इंडस्ट्री खुला है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव है ना, इससे आप क्या क्वेश्चन बनाना चाहते हो? आप ये कह सकते हो कि बिहार में उद्योग कैसे लाया जाए, बिहार में FDI कैसे लाया जाए, इन्वेस्टमेंट कैसे हो, ताकि उद्योग जो इन्वेस्टमेंट समिट्स हो रहे हैं बिहार कई सारे करा रहा है, कई सारे उद्योगपति को अट्रैक्ट कर रहा है कि आप हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ उद्योग खोलो। तो आप उस सेंस में बातें कर सकते हो कि बिहार में किस तरह से निवेश को बढ़ाया जाए, FDI कैसे बढ़ाई जाए बिहार में, ताकि लोग आए। जैसे एक उदाहरण है वो पेप्सी का, उस तरह से कई सारे और फैक्ट्रीज खुलें ताकि रोजगार बढ़ाया जा सके। इस पे हम चर्चा कर सकते हैं। और कोई और कुछ बताइए आप लोग। करंट अफेयर्स तो आपको मुझसे ज़्यादा पता होना चाहिए, मैं थोड़ी तैयारी कर रहा हूँ, आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना। एटलीस्ट PT के लिए तो पढ़े होंगे ना करंट अफेयर्स। G20 में, G20 वाला, ठीक है, G20 बिहार में जो बैठक हुई थी। और बताइए। हाँ, इथेनॉल पॉलिसी, ठीक है। और ये आप लोग ना टूरिज्म के वेबसाइट पे चले जाइएगा, और उसमें 400 वर्ड के और 100 वर्ड के लेख मांगे जा रहे हैं, और उस पर 1,50,000 का पुरस्कार है अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप लोग उसमें ऑनलाइन अपना अपलोड कीजिएगा, अपना लिख के, ऐसे ही कुछ आंसर लिख के अपलोड कर दीजिएगा, क्या पता सेलेक्ट हो जाए। या ऐसे है किसी का किसी टॉपिक पे बिहार से, तो उसको अपलोड कर दीजिए, बिहार में टूरिज्म को कैसे प्रमोट किया जाए, इसके ऊपर अगर कोई ऐसे लिखे हो तो उसको अपलोड कर दीजिए।
तो उसमें अवार्ड भी है, 3 अवार्ड हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद कुछ 5 कंसोलेशन प्राइज़ भी हैं। तो अगर किसी की लेखनी अच्छी है तो आप लिख के कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, नेक्स्ट में मैं ये 2 टॉपिक तो मैं ध्यान में आ रहा है, और बाकी मैं 2 लिखा था, और भी देखता हूँ जो न्यूज़पेपर में, इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर में बिहार से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आया है जो महत्वपूर्ण हो सकता है, तो वो मैं आप लोगों को करा दूंगा।